दुनिया भर के बाजारों से कमजोर संकेतों के बाद कमजोर शुरुआत और वहां से रिकवर करते हुए भारतीय बाजार आखिरी 1.5 घंटा रिकवरी कुछ होगी और बेहतर और मजबूत या फिर दिखेगा दबाव। आज की क्लोजिंग कैसी रहेगी और क्या करें कल की तैयारी, फोकस इसी पर। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। तैयार हो जाइए एक्शन के लिए, जहां पर सुबह से हम देख रहे हैं कि थोड़ा दबाव इंडेक्स पर बना हुआ है, पर जिस तरह से स्टॉक्स में मूवमेंट आ रहा है और जिस तरह से कुछ तेजी वाले काउंटर्स फोकस में आ रहे हैं, वहां पर रखनी है नजर। और कई सारे खबरों वाले शेयर्स हैं, कंपनीज हैं, उस पर भी करनी है बातचीत। पहले तो बताएं सर, इस समय की बड़ी बातें क्या? बड़ी बातें यही है दीप की कमजोर शुरुआत होना तय था, लेकिन शुरुआत हुई थी सुस्त और सुस्त शुरुआत होते बाजार नीचे गिरने लगे। गिरते गिरते अहम सपोर्ट लेवल के आसपास पहुंचे और वहां से रिकवरी भी आती दिखी। अब निफ्टी आपको 85 अंक नीचे दिखेगा और बैंक निफ्टी लगभग 200 अंक नीचे है इस वक्त। और 19,550 के आसपास निफ्टी आता हुआ, 44,400 के आसपास बैंक निफ्टी आता हुआ दिख रहा है। सितंबर के बिक्री के आंकड़ों के बाद ऑटो शेयरों में आमतौर पर भाव है जिसे लीड करता हुआ दिख रहा है आईशियन मोटर। सबसे ज्यादा कमजोर निफ्टी का स्टॉक आज यही आपको दिखेगा। छोटे मझोले शेयरों में कौन सी मंदी, कहाँ की मंदी, यही वाली अभी भी टीम चल रही है। और लगातार दूसरे दिन स्मॉल कैप इंडेक्स फिर से मजबूत होता हुआ दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स 50 अंक मजबूत, धीमे धीमे अपनी मजबूती बढ़ा रहा है। यूरोप के बाजार मिले जुले, इनमें डॉलर इंडेक्स और अमेरिका के बॉन्ड यील्ड से ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, ऐसा ये आज बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल कह सकते हैं कि डाउन बट नॉट आउट, ये है जी। ओके, चलिए। है कमजोर लेकिन बहुत खराब नहीं, ऐसे नहीं कि मतलब जिससे ऐसा लगे कि मैदान छोड़ के भाग गए हो, लड़ रहे हैं अभी भी। बिल्कुल। चलिए, तो पहले तो बताएं सर कि चल क्या रहा है मार्केट में, क्योंकि उतनी खराब हमारी शुरुआत नहीं हुई। उसके बाद एक करेक्शन आया, बट उसके बाद हम फिसले भी नहीं। जिन लेवल्स पर सुबह 10 बजे थे, उन्हीं लेवल्स पर अभी दोपहर 2 बजे भी हैं। करेक्ट। और स्टॉक्स में तो भरपूर तेजी बन रही है। मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स सर 0.5% ऊपर है। ये वापस ये जितने भी लॉसेस है ऑलमोस्ट पूरे रिकवर हो गए मिड और स्मॉल कैप्स के। परफेक्ट मार्केट है दीप, इससे बढ़िया मार्केट आपको मिलेगा नहीं। एकदम सुस्त खुला है और वहाँ खुलते हमारी राय ये थी कि नीचे आएगा, खरीदने की जल्दी का, और कल के आपके शुक्रवार की कोई खरीदारी तो वहाँ प्रॉफिट बुक करके आराम से बैठे और वही होता हुआ दिखा है। वापस वहाँ से ही नीचे भी बनता हुआ दिखा है। एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल पर आया। आज खरीदने के लिए दीप जो सबसे बेस्ट जगह हमने दी थी निफ्टी खरीदने के लिए, और वो थी आप 19,465 से 19,525। आप देख लीजिए आज का लो निकालिए 19,480 के आसपास का, बिल्कुल उसी रेंज से 485 465 दो सपोर्ट लेवल थे। 500 525 पहली रेंज थी, एग्जैक्टली वहाँ से घुमाए। बैंक निफ्टी भी कमोवेश हुई है, 19,200 से 19,350 की रेंज थी जहाँ पर आपको खरीदना है। आज का लो 19,250 के आसपास का, तो बिल्कुल परफेक्ट सपोर्ट लेवल को मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है। इस मार्केट को ट्रेड करने का यही तरीका है दीप, कि जब आप सपोर्ट लेवल के आसपास पहुँचेंगे तो शोर शराबा आपको बहुत लगेगा कि खराब हो रहा है, लेकिन वहीं लेना है। जब आप मजबूत होंगे, ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर पहुँचेंगे, ऐसा कि यार ये तो बस ब्रेकआउट होकर भागने वाला है, वहीं पर प्रॉफिट बुकिंग करके वापस से इंतजार करना है। तो इंतजार कीजिए वापस रिकवरी का, और रिकवरी में आने पर ऊपरी लेवल्स पे आपको अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई भी दिखेगी, उसके लिए भी तैयार रहिए। लेकिन फिलहाल मार्केट में थोड़ी कमजोरी है, बट पैनिक नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। अब बात वही है कि इंडेक्स को उठने के लिए कोई न कोई सेक्टर ऐसा आपको मिलेगा जो कमज़ोर होता दिखता है और वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। बाकी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इस बाज़ार में से कोई विशेष दिक्कत वाली बात दीप है नहीं। सो रेंज बाउंड मार्केट है, स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, सेक्टर स्पेसिफिक मार्केट है, और उसी हिसाब से आपको अपनी पोजीशनिंग करनी है। बचे हुए 1.5 घंटे के लिए भी डेटा बेहद इंटरेस्टिंग बनते हुए दिख रहे हैं, और जो डेटा इंटरेस्टिंग बनते हुए दिख रहे हैं वो अभी तक जो मुझे दिखा रहे हैं, अब आखिरी 1.5 घंटे में हम जब जा रहे हैं, न हमें 19,500 के नीचे जाना है, न 19,600 के ऊपर। 19,500 के नीचे गए तो 35 पॉइंट के रिस्क है, 19,465। 19,600 के ऊपर टिके तो 19,635 तक की जगह है। सो 100 पॉइंट की रेंज है, 35 पॉइंट एक्स्ट्रा पकड़ लीजिए। जो होता है ना कि मिनट में गोल नहीं हुआ तो आपको और 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम, वो एक्स्ट्रा टाइम तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। इतना ही दिख रहा है इंडेक्स में, इससे ज़्यादा नहीं दिख रहा। अनलेस कि डाउ फ्यूचर आपको 150-200 ऊपर हो जाए या फिर 100-150 नीचे हो जाए, डाउ फ्यूचर कुछ बड़ा ही मुंह दिखा दे, 50 पॉइंट ऊपर नीचे में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ये आपके लिए। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है दीप, वही 44,200 44,300 की रेंज सपोर्ट रहेगी। ऊपर में 44,500 44,600 की रेंज है जहाँ पर रुकावट आती दिखेगी। बैंक निफ्टी को भी यही करना है। तो इंडेक्स में बड़े मुंह की उम्मीद अगर आप अगले 1.5 घंटे में मुझसे सुनना चाहते हैं तो अफसोस कि मैं ऐसा कह नहीं रहा। और ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे बड़े मुंह पसंद नहीं, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन डेटा में दिखने चाहिए। मुझे दिखे तब तो बोलूँ ना, नहीं दिख रहा है डेटा में। और बाकी 2:30 बजे आपको विस्तार से और बता दूंगा। यही सेटअप अच्छा था सर, जो आपने वो बताया कि पहले ये होगा। हाँ, क्या करूँ मैं, अब जो है डेटा में वही बोलना पड़ेगा। बिल्कुल जी, ठीक है सर। चलिए, ये तो रहा पूरा बाजार का एक्शन। आइए बात करते हैं कुशल और अरमान के साथ खबरें और इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। गुड आफ्टरनून कुशल, बताएं इवेंट्स इंपॉर्टेंट कौन से हैं?
गुड आफ्टरनून दीप। इंपॉर्टेंट इवेंट्स में एमसीएक्स फोकस में रहेगा। सेबी की जो टेक्निकल कमेटी है उसके सामने उठाए गए मुद्दों पर ये जवाब रखते हुए नजर आएंगे। साथ ही सीआरएम सिल्क मिल्स इसका बायबैक बंद हो जाएगा और यहाँ पर फोकस करना है कल के इवेंट्स पर। ऑल इम्पॉर्टेंट आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग शुरू होने वाली है 4 से 6 अक्टूबर तक ये चलेगी। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर बोर्ड बैठक में क्यूआईपी के इशू प्राइस पर विचार किया जाएगा और साथ ही नया आईपीओ अपडेटर सर्विसेज इसकी लिस्टिंग भी होने वाली है। कुल मिलाकर लगभग 3 गुना ये सब्सक्राइब होता हुआ दिखा था और ओपेक प्लस की मीटिंग भी कल के दिन में होती हुई दिखेगी। जहाँ तक 5 अक्टूबर का सवाल है, बजाज फाइनेंस बोर्ड बैठक में प्रेफरेंशियल इशू क्यूआईपी या अन्य माध्यमों के जरिए फंड जुटाने पर कंपनी विचार करेगी। साथ ही ग्लोबल सर्विसेज का 18% शेयर्स का जो लॉक इन है वो खत्म हो जाएगा, वो खुल जाएगा। और साथ साथ आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 ये शुरू होगा 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक ये जारी रहेगा। पहला मैच इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड ये होने वाला है। तो ये सारे अपडेट्स हैं अगले 3 दिनों के लिए। बिल्कुल, और कुछ और आज खबरें भी हैं दमदार, वो भी हम आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के इस वक्त के सबसे बड़े इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं आगे। इस वक्त जो स्टॉक, जो कंपनी और जो ग्रुप पूरी तरह से सुर्खियों में है वो है वेदांता। आइए वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, करते हैं उनसे मुलाकात इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। हमारे साथ है इस वक्त वेदांता चेयरमैन अनिल अग्रवाल साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद सबसे पहले जी बिजनेस को समय देने के लिए। सर 2011 से 2013 में आपने अपने ग्रुप के मर्जर की शुरुआत की थी, सारी कंपनियों को एक साथ लेकर आए, एक बड़ी कंपनी, एक बड़ा ग्रुप बनाया। अब आपने नवंबर 2021 से शुरुआत की कि डी मर्जर किया जाए। उस समय सक्सेसफुल नहीं हुआ, शायद आपने प्लान वापस लिया, लेकिन अब आप इस डी मर्जर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले जानना हम ये चाहते हैं कि क्या वजह है आप इस वक्त डी मर्जर करने के बारे में सोच रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा? सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया पे छाया हुआ है जी, और जो यहाँ ग्रोथ है, डबल डिजिट ग्रोथ, वो और दुनिया में कहीं नहीं है। कंजम्पशन बढ़ रहे हैं, लोअर मिडिल क्लास में आ रहे हैं। तो उसको देखते हुए हमारा जो वेदांता में जो प्रोडक्ट है वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है, जो कि हम इंपोर्ट आज के दिन $400 बिलियन हिंदुस्तान में करते हैं। वो ही हम यहाँ बनाने की कोशिश की और हमने उसको लेके आए। एक टाइम था कि सबको साथ में करना था, क्योंकि साथ में करने में एक उसमें हिम्मत रहती है। आज टाइम आ गया है कि प्योर प्ले का जमाना है। पूरी दुनिया में जो हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट की कंपनियां ही हैं, और आज उसको जो नेचुरल पोजीशन है उसको उस पोजीशन पर लेके आना पड़ेगा। तो हमने डीमर्जर, जैसे आप देखेंगे कि ऑयल एंड गैस है, हम ही बनाते हैं। मेरे हिसाब से कुछ भी आप बात करें, लेकिन ऑयल के दाम बढ़ेंगे, ऑयल के दाम 120 तक भी जा सकते हैं। इस हालातों में हम ऑयल एंड गैस के प्रोडक्शन को डबल करना चाहते हैं। हमने पहले भी बोला है, उसके लिए अगर हम इंडिपेंडेंट कंपनी कर देते हैं तो उसमें लोगों की भागीदारी भी आएगी, एक्सपर्ट्स भी आएंगे, शेयर होल्डर भी नए आएंगे, और ये सेक्टर ऐसा है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास एल्युमिनियम है, जो लार्जेस्ट एल्युमिनियम जो कि दुनिया का है, चाइना को छोड़कर, और हम चाहते हैं कि इसको भी प्योर प्ले के हिसाब से एल्युमिनियम को लेके आए। कॉपर सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ, आज के दिन जो ट्रांजिशन रिन्यूएबल एनर्जी की बात है, वो ये सारे प्रोडक्ट बहुत जरूरी हैं। इसको भागीदारी होंगी इन सारे प्रोडक्टों की। तो एल्युमिनियम, कॉपर 1 मिलियन टन हमारा कॉपर होगा। जाम्बिया में हमारे पास सबसे बढ़िया रिजर्व है। हमारे पास कॉपर स्मेल्टर यहाँ पे है जो खुलने वाला है। हमारे पास मिडल ईस्ट में एसेट है। सिल्वर हम बनाते हैं, जिंक बनाते हैं, सिल्वर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर होने वाले हैं। हमारे पास रिसाइकलिंग का मटेरियल इतना है, आज आप कोरिया जिंक देखेंगे तो कोरिया जिंक का इतना जबरदस्त भाव है, मल्टीपल है, क्योंकि हम रिसाइकलिंग का जमाना है आज।
और हमारे पास सबसे ज्यादा डिपॉजिट टेलिंग और हमारे पास रिसोर्सेज है रिसाइकलिंग के, तो ये सब कंपनियां जो है आयरन स्टील है, तो इन कंपनियों को हम अलग कर रहे हैं, तो हमारे शेयर होल्डरों को फायदा होगा कि किसके पास एक शेयर है तो उसको 6 शेयर मिल जाते हैं। जी। और 6 शेयरों का, ईच शेयरों का अगर आप देखेंगे तो जो वैल्यू है वो एक एक शेयर की उतनी वैल्यू हो जाती है कैलकुलेशन करने से, जो कि आज पूरी कंपनी की मिलाकर है। तो आप तो अग्रवाल साहब आप ये कह रहे हैं कि अभी वेदांता का मार्केट कैप लगभग 80,000 करोड़ का है। डीमर्जर होने के बाद शेयर होल्डर्स के लिए जो वैल्यू अनलॉकिंग होगी, क्या वो इससे दुगुनी प्राइस की हो सकती है? अलग अलग 6 कंपनियों जब लिस्ट हो जाए तो क्या 1.5 लाख 2 लाख करोड़ तक का वैल्यूएशन हो सकता है? इससे भी जब आप देखेंगे, मैं तो खाली मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूं, लेकिन मैं जो मार्केट को देखता हूं तो कॉपर की कोई भी कंपनी है वो $20 बिलियन से कम की नहीं है। ऑयल एंड गैस की कंपनी आप देख लें, 15-20 बिलियन डॉलर से नीचे कोई कंपनी नहीं है। आप जिंक की कंपनी देख लें, उसी रेंज में है। आप सिल्वर की कंपनी देख लें, वो उसी रेंज की है। हर कंपनी की वैल्यू है। और क्या होता है, बनीन ट्री के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे दूसरे पेड़ जल्दी से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अगर इनको हम अलग अलग कर देते हैं तो ये अपनी स्पीड से आगे बढ़ जाएंगे। तो सारी कंपनियों को अलग अलग ग्रो करने का, जी, सारी कंपनियों को आप अलग अलग ग्रो करने का मौका दे रहे हैं, लेकिन बाजार में जो लोग मानते हैं उनका ये मानना है कि एक पर्पस ये भी होगा कि आपकी जो होल्डिंग कंपनी है लंदन लिस्टेड वेदांता पीएलसी, उस पर काफ़ी कुछ कर्ज है। जनवरी और अगस्त अगले साल में ये कर्ज आने वाला है रीपेमेंट के लिए। उसका रीपेमेंट किसी तरह से हो पाए, एसेट्स आप बेच पाए, इस वजह से भी एक डीमर्जर किया जा रहा है। क्या ये भी आपके कंसिडरेशन में है? क्या ये भी एक पर्पस है? सबसे पहले मेरे कंसिडरेशन में है टोटल डेट। हमारे दूसरी किसी भी कंपनी को आप देख लीजिए पूरी दुनिया में, टोटल डेट हमारा उनसे कम है। लेकिन हमने बहुत फोकस करके, हमारे 2 पेमेंट है, एक तो जनवरी में है $1 बिलियन का, एक हमारा अगस्त का पेमेंट है $400-500 मिलियन का। दोनों का बहुत अच्छी तरह से हमने पूरा प्लान है हमारे पास। हम अपने पास से भी पैसा दे सकते हैं, उसमें भी हमारे पास कोई हमको तकलीफ नहीं है। इसके अलावा उसको हम दोबारा घुमा दें, जिससे कि वो भी हमारे पास प्लान तैयार है। दोनों में कोई भी काम करके हम इसको जनवरी का पेमेंट और अगस्त का पेमेंट ये 100% या तो रीफाइनेंसिंग करके या हमारे पास से पैसा देके, दोनों 100% हमारे पास तैयारी है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ऊपर की जो डेट है, स्टील और आयरन ओर की एसेट हमने बेचने के लिए निकाली है। इतना उसका, क्योंकि हमारे पास एक एसेट है जिसमें कि 15 मिलियन टन तक ग्रीन स्टील तैयार हो सकता है, क्योंकि हमारे पास गैस है और हम उस लोकेशन में हैं जहां की सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो जो आयरन ओर और स्टील में अगर हम मार्च तक इसको बेच पाएंगे और मार्च के पहले पहले हम जो हमारा कर्ज है पूरा का पूरा उतर जाएगा पेरेंट कंपनी में। ठीक बात है। तो अग्रवाल साहब, तो सबसे पहले आप ये बता रहे हैं कि जो कुछ भी आप बिजनेस बेचेंगे वो आयरन और स्टील, ये सबसे पहले होगा जो आप बेचकर उससे पैसा जुटाकर कर चुकाएंगे, राइट सर? फिर ये बात रेटिंग एजेंसीज को समझ क्यों नहीं आ रही? मूडीज और उसके बाद S&P वो लगातार इसी बात को पकड़ते हुए, रट लगाते हुए वो डाउनग्रेड कर रहे हैं, ऐसा क्यों? 2 बातें हैं। एक तो है कि मोदी से हमारा कोई संबंध नहीं है, न तो हम न हमारे वो मेंबर हैं, न हमारे पास वो अपने मन से क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा उनसे कोई कनेक्शन है ही नहीं। हमारा S&P से है जी, लेकिन मोदी से हमारा नहीं है। तो मोदी बहुत बहुत रिनाउंड कंपनी भी है, बहुत अच्छा काम भी करती है, लेकिन हमारा उनसे कोई अभी संबंध नहीं है। और हमें नहीं लगता है, हिंदुस्तान जो है वो आगे बढ़ रहा है। हिंदुस्तान पे लोगों को कई बार विश्वास नहीं होता है, लेकिन आज पूरी दुनिया में अगर आप बात करेंगे, कोई आप मैगजीन उठा के देख लीजिए, चाहे वो इकोनॉमिस्ट हो, वॉल स्ट्रीट हो, FT हो, ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जबकि वो हिंदुस्तान खुल रहा है,
चाइना प्लस वन है, ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी है, स्थायी सरकार है, इसको लेकर बातें नहीं हो रही हैं। लेकिन हमारी जो लेगेसी है 10-20 साल की, उसमें लोगों को विश्वास नहीं होता है। लेकिन आने वाले दिनों में सबको ये विश्वास है कि ऐसा होगा। हम लोग भी बहुत केयरफुल रहते हैं, क्योंकि हम लोगों को एक्स्ट्रा कॉशियस रहना पड़ेगा। हम लोगों को अपनी क्रेडिबिलिटी दिखाने के लिए, काम करने के लिए, डिलीवरी करने के लिए, मेरे को ऐसी कोई उम्मीद, कहीं कोई ऐसा मेरे को शक नहीं है कि हम उसमें खरे उतरेंगे। और मैं अपने शेयर होल्डरों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं पर्सनली बैठा हुआ हूं। मैंने कभी भी लाइफ में, जो भी 25 साल से काम किया है, हर आदमी जो मेरे से जुड़ा है, वो उसने पैसे कमाए हैं, वो हमारे साथ रहा है। अब कभी भी हम डिफॉल्ट नहीं किए हैं, हर चीज को हमने सकारा है। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं, जो कि एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट हैं, उनको कंप्लीट किया है। तो आने वाले दिनों में मेरे को इसका कोई डाउट नहीं लगता है। ठीक बात है। तो सर 6 कंपनियां आपकी हो जाएगी डीमर्जर के बाद, जो वेदांता से निकलेगी। इसके अलावा ग्रुप की और दूसरी कंपनियों का भी आप डीमर्जर करने की सोच रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक हुआ, स्टेरलाइट हुआ, टेक्नोलॉजी हुआ, 10-12 कंपनियां हो जाएगी। आप कह रहे हैं कि आप हैं, नेचुरली बिल्कुल आप हैं, इसीलिए ग्रुप है और आज ग्रुप इसी वजह से यहाँ तक पहुँचा भी है आपकी लीडरशिप में। लेकिन इतनी कंपनियां संभालना आपके आराम से आप कर पाएंगे या किस तरह से होगा जब कंपनियां अलग अलग हो जाएंगी? ये कंपनियां देखिए, एक एक कंपनी जो है उसमें ग्रोथ की जबरदस्त गुंजाइश है। डिमांड सप्लाई की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इनको बनियन ट्री के, बरगद के पेड़ के नीचे से निकालेंगे नहीं, तो ये कंपनियां, क्योंकि ऑलरेडी बीज बो दिया है, ये पेड़ उसके उग गए हैं। सबसे अच्छी बात होगी कि इनको हम अलग अलग करें, और ऊपर में हमारे पास 65% होल्डिंग है ही, हम वहां बैठे हुए हैं, और ये कंपनियां ऑटोमेटिक चलें। और इन कंपनियों से क्या होगा, इन कंपनियों में हम लोग B2B हैं। इनमें एक एक कंपनियों में 10, 20, 50 कंपनियां नीचे प्रोसेस करने के लिए आएंगी। तो देश में बड़ी और भी कंपनियां लगेंगी, और भी कंपनियां स्टॉक मार्केट में आएंगी, और भी कंपनियों में लोग, आज सबसे ज्यादा जो इंटरनेशनल मार्केट में जो बात उठती है, इंडिया में स्ट्रक्चर ही नहीं है तो पैसा कहां डालें। तो ये उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाहर में जितने एक्सपर्टीज हैं वो इंडिया में आना चाहते हैं, वो हमसे जुड़ना चाहते हैं, उसकी भी एक अपॉर्चुनिटी बनेगी। और ये कंपनियां, जो हम लीडर है हमारे, वो कंपनी फैमिली से नहीं चलती है हमारी कंपनी। हमारे जो लीडर हैं, एक एक आदमी जो कि बाहर के हैं, उनकी भी भागीदारी रहेगी, उनके भी इंसेंटिव रहेंगे, जो इस एक एक कंपनियों को वो आगे लेके जाए। सेमी कंडक्टर है, ग्लास है। वो ग्लास जो है आज हिंदुस्तान में कुछ भी यूज नहीं होता है, जबकि इतना बड़ा इंपोर्ट है, क्योंकि 1% लोगों के पास लैपटॉप नहीं है। 15 साल के ऊपर के बच्चों के पास, सबके पास लैपटॉप होगा, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी, डैशबोर्ड, ये सब में स्कूटी, सेमीकंडक्टर भी चाहिए और ग्लास भी चाहिए। तो ग्लास का प्रोजेक्ट तो बहुत आगे बढ़ गया है, क्योंकि हम ऑलरेडी ग्लास के बिजनेस में हैं। हमारी फैक्ट्री कोरिया में भी है, हमारी फैक्ट्री ताइवान में भी है। वो उसको हम इंडिया में, हमारे पास नो हाउ भी है, उसको हम इंडिया में लेके आ रहे हैं। तो ये सब कंपनियां जो है, नेचुरल रिसोर्स और टेक्नोलॉजी, ये बड़ा अद्भुत एक पोजीशन है, जिससे कि देश का भी भला होगा, हमारे जितने रोजगार भी आगे बढ़ेंगे, लोग फॉरेन से आके इसमें निवेश भी कर सकेंगे, जो एक्सपर्ट हैं वो इसकी लीडरशिप भी ले सकेंगे, और ये कंपनियां अपने हिसाब से आगे बढ़ती जाएंगी। अग्रवाल साहब, चूंकि मैं आपसे फ्यूचर बिजनेस के बारे में अलग से समय भी लूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे आपसे उसमें भी जाननी है, लेकिन आज चूंकि स्पेशली हमने आपसे रिक्वेस्ट रिस्ट्रक्चरिंग को लेके की है, ये डीमर्जर को लेके की है, आखिरी सवाल मेरा ये कि क्या जो कुछ भी स्टील और आयरन ओर का बिजनेस आप बेचना चाहते हैं, उससे जितने पैसे आएंगे, क्या उससे पूरा कर्ज आप चुका देंगे? और कब तक आपका इरादा है पूरे ग्रुप को या कंपनी को
कर्ज फ्री या फिर ऑलमोस्ट नियर जीरो डेट या बेहद कंफर्टेबल डेट लेवल पर ले जाने का वो टारगेट आपने क्या रखा है? मार्च, इस साल के मार्च में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। 2 काम हम पक्का कर देंगे इमीडिएटली। हम जो जनवरी का और अगस्त का हमारा पेमेंट है उसको हम कंप्लीटली लाइन अप कर देंगे और मार्च तक हम अपनी एसेट को बेच देंगे। और मेरा विश्वास है कि जो हमारे पास पैसा आएगा उससे हम अपना पूरा कर्ज चुका देंगे। जो जरूरी नहीं है कि मेरे को चुकाना, बट हमारी मंशा यही है कि हम डेट को पूरा चुका दें बाय मार्च 24। मार्च 2024 तक आप चुका है। आखिरी सवाल सर, छोटा सा एक ध्यान में आ गया, क्योंकि आपने हिंदुस्तान जिंक के लिए भी कहा कि उसका भी आप डीमर्जर करने की सोच रहे हैं, उसमें सरकार की बड़ी हिस्सेदारी है, वहां क्या प्लान है सर? क्या सरकार सहमत है इस तरह के डीमर्जर को लेकर? उनको तो इनकी तो विन विन सिचुएशन है, वैल्यू बढ़ेगी। आज के दिन सबसे ज्यादा वैल्यू सिल्वर की है। हम लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर होने वाले हैं, तो सिल्वर की कंपनी एक अलग हो जाएगी, रिसाइकलिंग की कंपनी अलग हो जाएगी और जिंक की कंपनी जो चल रही है वो अपने आप चलेगी। तो 3 कंपनियां होने से वैल्यू क्रिएशन जबरदस्त होगा। इसके अलावा जो मैनेजमेंट आएगा अंडर वन अम्ब्रेला, जो मैनेजमेंट आएगा वो उनमें अलग उत्साह आ जाएगा और वो फोकस करके इस कंपनियों को स्ट्रांग बनाएंगे, फास्टर बनाएंगे, क्योंकि माल बेचने की तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं और हम लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर हैं। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं सर कि आपने ये डीमर्जर स्कीम जो बनाई है वो सक्सेसफुल हो, आपके बॉन्ड होल्डर्स भी एकदम आराम से इसे एक्सेप्ट करें और चैन की सांस लें, और साथ ही आपके शेयर होल्डर्स के लिए एक बढ़िया वैल्यू अनलॉकिंग वाला मामला बने और ग्रुप के लिए भी आगे ग्रोथ का रास्ता ये और आगे खोलती हुई नजर आए। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल अग्रवाल साहब, हमें समय देने के लिए और अपने इस डीमर्जर स्कीम पर विस्तार से हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। अनिल अग्रवाल साहब, चेयरमैन वेदांता लिमिटेड कहते हुए, और 2 चीज़ें खास तौर से उन्होंने बहुत जोर देकर के ये जो मैं आपके सामने रख दूं। पहले, अब ज़माना ऐसा आ गया है कि जहां एक एक कंपनी के लिए ग्रोथ करने का बहुत बड़ा स्कोप है, इसलिए बजाय इसके कि सारे बिजनेसेस को एक साथ रख के हर कंपनी को अलग तरीके से इंडिपेंडेंट ग्रो करने दिया जाए। दूसरा, उनका ये कहना है कि किसी तरह का कोई डिले या डिफ़ॉल्ट वाला सिचुएशन है नहीं। वो दोनों ही कर्ज जो जनवरी में और अगस्त में आने वाले अगले साल, दोनों को आसानी से पे कर देंगे। रीपेमेंट रीफाइनेंस करना होगा तो भी, और अपनी कमाई से करना होगा तो भी, दोनों के लिए तैयारी है। और तीसरा ये कि जो कुछ भी थोड़े बहुत पैसे की ज़रूरत है इस डीमर्जर के बाद, स्टील और आयरन बिजनेस जिसको खरीदने के लिए काफ़ी लोग तैयार हैं वो बेचेंगे, सिर्फ उसे बेचने भर से पूरा काम हो जाएगा। तो दीप, जिस सुबह हम बात कर रहे थे कि सारे बेचने की ज़रूरत भी नहीं है, एक एसेट बेचिए और $1 बिलियन $1.5 बिलियन आ गया तो बाकी तो अपने आप सबका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एग्जैक्टली वही बात होती दिखी है और वही शेयर होल्डर्स को कंफर्ट और कॉन्फिडेंस देने की कोशिश अनिल अग्रवाल साहब ने की है। चलिए, तो ये बड़ा और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपके लिए आता हुआ वेदांता चेयरमैन का, बेहद कॉन्फिडेंट और बेहद मजबूती से अपनी बात रखते हुए आज। एब्सोल्युटली सर। और स्टॉक में भी इस समय आप थोड़ा एक्शन देख ही रहे हैं। आइए जल्दी से हमारे मेहमानों से बात करें, उससे पहले जल्दी से अरमान से जान लेते हैं। अरमान, बाकी खबरें बता दें, कौन से स्टॉक्स में रखना सर? जी बिल्कुल, खबरों में सबसे पहले एनटीपीसी, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि पिछली छमाही का जो कुल उत्पादन है वो 83% बढ़कर आया है। एनएमडीसी, यहाँ पर सितंबर में प्रोडक्शन जो है वो 2.73 मेट्रिक टन से बढ़कर 3 मेट्रिक टन आता है। और जो सुबह हमने रिपोर्ट्स बताई थी कि यहाँ पे लंपो की और की कीमतें जो है बढ़ती हुई दिखेगी, तो उसका अपडेट भी आता हुआ दिखा है कि वो भाव जो है बढ़ते हुए दिखे हैं। धनलक्ष्मी बैंक, यहाँ पे Q2 में कुल डिपॉजिट में लगभग 8% के आसपास की बढ़ोतरी है और ग्रोस एडवांसेस की बात करें तो लगभग 13% की बढ़ोतरी है। गेमिंग कंपनीज पर आपको ध्यान रखना है, DGGI ने मुंबई की 2 ऑनलाइन गेमिंग को नोटिस भेजा है, जिसमें ड्रीम 11 को 28,000 करोड़ का कारण बताओ नोटिस और प्ले गेम 24/7 को लगभग 20,000 करोड़ का जो है कारण बताओ नोटिस भेजा है। शुगर स्टॉक्स पर ध्यान रखना है क्योंकि नई शुगर सीजन के लिए पॉलिसी लगभग तैयार है और सरकार जो है वो एक्सपोर्ट खोलने के लिए जल्दबाजी में नहीं है। अगले साल की खपत की निर्भर जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से जो है वहाँ पर डिसीजन लिया जाएगा। मार्क्सन्स फार्मा, यहाँ पर US FDA से दवा की अर्जी जो है उसकी अंतिम मंजूरी जो है वो मिलती हुई दिखी है। L&T, यहाँ पर कंपनी को लगभग 2500 से 5000 करोड़ का रेंज में ऑर्डर मिला है। NCC, इनको लगभग 4200 करोड़ के आसपास का 3 ऑर्डर जो है कुल मिला के सितंबर में मिलते हुए दिखे हैं। और मान इंडस्ट्रीज, इनको लगभग 400 करोड़ का ऑर्डर मिला है। और अंत में सूला बाइंग यार्ड की बात करें तो यहाँ पर HDFC म्यूचुअल फंड ने 28 सितंबर को ओपन मार्केट के जरिए लगभग 2% हिस्सेदारी बढ़ाई है।
ओके, ये है आपके लिए सारी की सारी खबरें इस समय। आइए, हमारे सारे मेहमान भी तैयार हैं, कुणाल जी, सुमित जी, हिमांशु जी, मेहुल कोठारी साहब, विजय चोपड़ा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वागले साहब भी हमारे साथ शो में इस समय जुड़े हुए हैं और बाजार में एक्शन दोनों तरफ का देख रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप में कोई परेशानी नहीं है, लार्ज कैप इंडिसेस में आप देख रहे हैं थोड़े यहाँ पर नरमी बनी हुई है, बट स्टॉक्स पर आपको भरपूर मूवमेंट आते हुए दिख रहा है इस समय। आइए, हिमांशु जी के पास एक बिगुल भी है, करते हैं उनसे शुरुआत। बिगुल, हिटमैन हिमांशु। गुड आफ्टरनून हिमांशु जी, बताएं सर। Good afternoon to you, Deep. Good afternoon to good afternoon everyone. दीप, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के स्टॉक्स में आज प्रेशर है और यहाँ पर मुझे लगता है कि बीपीसीएल के चार्ट पर एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। तो बीपीसीएल के फ्यूचर्स में बिकवाली करके चलने की सलाह है। मेरा मानना है कि यहाँ पर 335-332 रुपए तक के सपोर्ट टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं, जिस तरह से एक राउंडिंग टॉप का ब्रेकडाउन आज के सेशन में बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर बीपीसीएल में शॉर्ट करके बिकवाली करके चलने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस के तौर पर 348 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। 335 और 332 के दो टारगेट्स के लिए बीपीसीएल में शॉर्ट करके चलने की सलाह। 335, 332 ये हैं दो टारगेट बीपीसीएल, यहाँ पर शॉर्ट करने की सलाह आ रही है हिमांशु जी की तरफ से। स्टॉक में हम देख ही रहे हैं सुबह से एचपी, बीपी, आईओसी तीनों में थोड़ा ऊपर चढ़े नीचे वाला एक्शन आपको बनते हुए दिख भी रहा था। कुछ और काउंटर्स भी हैं जहां पर आपको पिछले कुछ मिनटों में एक्शन बनते हुए दिखा है। खरीदारी आपको आती हुई दिख रही है। एलएनटी पर रखिए नज़र, यहाँ पर एक स्पाइक हुआ है और साथ ही सीमेंट स्टॉक्स यहाँ पर भी मूव आ रहा है, बट जुबिलेंट फूड ये थोड़ा एक्टिव इस समय दिख रहा है। आइए एक बार जरा सुमित जी से बात की जाए जुबिलेंट फूड के बारे में। सुमित जी, गुड आफ्टरनून सर। जरा जुबिलेंट फूड देखें डेज हाई पर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। जुबिलेंट फूड के अंदर मोमेंटम तो बना है, लेकिन कोई बहुत बड़ी तेजी के संकेत नहीं मिल रहे हैं। स्टॉक के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक साइडवेज मूव देखने को मिलेगा। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है 520 525 के पास है, ऊपर में जो रेजिस्टेंस है 550 560 के पास है। तो ये बाउंस बैक के तौर पे 550 से 560 तक का मूव दिखा सकता है। कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं दिख रही, लेकिन पुल बैक बाउंस बैक दिखने को मिल सकता है। है आपके लिए जुबिलेंट फूड, जहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिखेगा। थोड़ा एक्शन आपको डीएलएफ में भी इस समय बनते हुए दिख रहा है, वहां पर रखिए नजर। महानगर गैस सुपर ब्रेकआउट आया इसमें, 8-8.5% ऊपर आपको महानगर गैस में रखनी नजर एक्शन आ रहा है। बट आईआरसीटीसी ये काउंटर है जो काफी एक्टिव बना हुआ है। एक बार आईआरसीटीसी के चार्ट पर भी ले ली जाए। मेहुल कोठारी साहब भी हैं हमारे साथ। मेहुल जी, गुड आफ्टरनून। जरा आईआरसीटीसी देखिए सर, जबरदस्त फॉर्म में 700 का लेवल क्रॉस किया है। दीपांशु जी, बेहतरीन चार्ट है। इनफैक्ट सुपरफास्ट फ्यूचर शो में आज ही हमने इसको कवर भी किया। मुझे लगता है काउंटर 740-750 की तैयारी कर रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा चल चुका है तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, बट यहाँ पर फिर भी मैं कहूंगा कि फ्रेश बाइंग की जा सकती है। स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा 675 का। पहला ओवरऑल बड़ा स्टॉप लॉस 660 के आसपास का है, बट यहाँ पर रिवाइज स्टॉप लॉस 675 का बन सकता है। 750 के टारगेट के लिए अभी भी आईआरसीटीसी में बाइंग की जा सकती है। और दीपांशु जी, साथ ही साथ एक बिगुल भी है। आइए बिगुल, मेहुल जी के लिए बीटीएस डबल टी। बताएं सर। दीपांशु जी, ऐसा लग रहा है कि इंडिगो में डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है। वीकली चार्ट पर बहुत ही अच्छा रिवर्सल हुआ है। 2330 के स्टॉप लॉस से इसमें बाइंग की सलाह रहेगी। अपसाइड में मैं समझता हूँ 2620 तक के टारगेट्स यहाँ से देखने को मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में। सो इंडिगो में बाइंग की सलाह रहेगी। के लिए इंडिगो में खरीदारी करने की राय। स्टॉप लॉस 2330 ये रखें आप। आइए निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, किया जाए उनका भी स्वागत। नितिन जी, स्वागत है आपका। बताएं सर, क्या है इरादा? अनिल जी, यहाँ पे 19,550 की पुट ऑप्शन लेंगे। 70, 69, 70 ऐसे मिल रही है। 19,550 की पुट आपको 70 में मिलेगी। आज का डे लो इसका है 53 रुपये। आप स्टॉप लॉस रखिए 45 रुपये का। 45 का स्टॉप लॉस होगा, 70 में हम ले रहे हैं। ऊपर फर्स्ट टारगेट बनेंगे 95 और उसके ऊपर टारगेट बनेंगे 120 रुपये का। एक तो ये ट्रेड हो गया। और बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है, इसकी हम लेंगे 44,300 की पुट ऑप्शन जो मिल रही है आपको 91 में, 90-91 में मिल रही है 44,300 की पुट ऑप्शन। इसका पूरे इस कॉन्ट्रैक्ट का लो है 64, तो आप स्टॉप लॉस रखिए 50 रुपये का। यानी आप 90 में ले रहे हैं, 50 का स्टॉप लॉस, यानी 40 रुपये का रिस्क है आपका। और फर्स्ट टारगेट इसके होंगे 140 और उसके ऊपर निकलती है तो 170। डेटा मुझे नेगेटिव दिख रहा है, खास तौर से जो रोल ओवर्स हुए हैं उसमें से नेगेटिव डेटा है।
थर्सडे को रोल ओवर हुए, फ्राइडे को मार्केट में बाउंस था और लास्ट में हमने देखा कि लास्ट के आधे घंटे में सेलिंग आई और आज एक गैप डाउन है, बाउंस के बाद फिर से सेलिंग है। ओवरऑल सिनेरियो शॉर्ट रोल ओवर्स का है अक्टूबर सीरीज में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल बैंक निफ्टी में कल एक्सपायरी है तो सेलिंग आनी चाहिए। तो 44,300 की पुट ऑप्शन जो आप 90 में ले रहे हैं, 140 से लेके फर्स्ट टारगेट 140 और उसके ऊपर 170-200 भी हो सकता है। और निफ्टी की पुट 19,550 की पुट जो 70-71 में अभी लेनी थी, जिसका टारगेट आपको 95 और 120 तक बनेगा। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई नितिन जी की तरफ से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के पुट खरीदने की। आइए स्वागत सेठी साहब का, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब सुस्वागतम, बताएं सर क्या है इरादा? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, 2 स्टॉक है कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करने की सलाह रहेगी। पहला वाला बताओ सर। अनिल जी, आज का जो पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है आईकियो लाइटिंग, IKIO NSE का टिकर है। 360-61 के लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहा है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 380 रुपए के, स्टॉप लॉस रखना है छोटा 355 रुपए का। एक जबरदस्त कंपनी है जो कि मेनली LED लाइटिंग, फिर रेफ्रिजरेशन लाइट्स और ABS पाइपिंग जो कि PVC पाइपिंग का सब्स्टिट्यूट है, ये सब बनाती है। रिसेंट IPO था, IPO को जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला, 68 गुना IPO सब्सक्राइब हुआ और अच्छे एंकर इन्वेस्टर्स थे, HDFC, ICICI वगैरह। एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर्स है, फिर एक हाई मार्जिन बिजनेस है, बहुत ही अच्छे दमदार फाइनेंशियल्स है इनके, और इनके 4 वेल इंटीग्रेटेड प्लांट्स है और एक नया प्लांट इनका शुरू होने जा रहा है जो इस क्वार्टर में, मतलब ये जो थर्ड क्वार्टर शुरू हुआ है FY24 का, इसी क्वार्टर में शुरू हो जाएगा। और इसमें ये सोलर पैनल और सिस्टम्स में भी फोरे कर रहे हैं और अपनी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है उनकी भी कैपेसिटी एक्सपैंड होगी। और वैसे भी हम देख रहे हैं ये जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग वाला जो सेक्टर है बहुत ही जबरदस्त कर रहा है। सरकार का भी पूरा फोकस है इसको बढ़ावा देने का। PLI इंसेंटिव्स के लिए भी ये कंपनी एलिजिबल है। और अभी जून क्वार्टर के जो नतीजे बहुत ही दमदार थे। 13 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया जो पिछले साल 5 करोड़ का पैट था। फिर रिटर्न रेशियोज बहुत अच्छे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटीज 35%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 48%, अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वाला बिजनेस है, अराउंड 20-21% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। और इसमें FIs DIs भी अराउंड 12-13% स्टेक ऑन करते हैं, जिसमें गोल्डमैन सैक्स ने भी इसमें भरोसा जताया है, उनके पास भी अराउंड 1.09% स्टेक है। फिर HDFC है, क्वांट है। तो इस तरह की कंपनी है और ये स्टॉक अपने जो लिस्टिंग के बाद के हाईज थे, 477 के हाईज थे, वहां से अच्छा खासा करेक्ट होकर एक बहुत अच्छे लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 380, स्टॉप लॉस ऑफ 355। IKIO लाइटिंग, ये है नया IPO जो हाल ही का लिस्टिंग, और यहाँ पर खरीदारी करने की राय 380 के लक्ष्य के लिए सेठी साहब की तरफ से। सेठी साहब दूसरा स्टॉक भी बताओ जो कैश मार्केट का ही है। अनिल जी, आज का जो दूसरा स्टॉक है एक होटल स्टॉक है, स्टॉक का नाम है रॉयल ऑर्किड होटल, जो अभी 302 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 320 रुपए के, स्टॉप लॉस रखना है 295 रुपए का। अनिल जी, एक मीडियम साइज होटल है, मतलब जिनके 58 होटल्स है थ्रू आउट द कंट्री इन 38 सिटीज, अराउंड 4000 रूम की इनकी रूम की कैपेसिटी है और सभी सेगमेंट में ऑपरेट करती है। 5 स्टार, 4 स्टार, फिर रिसोर्ट्स भी है, सर्विस अपार्टमेंट्स है, बजट होटल्स है, सब कुछ है। और हम देख रहे हैं ये होटल का सेक्टर भी बहुत अच्छा कर रहा है। फिर आने वाले दिनों में, मतलब इसी वीक से क्रिकेट का वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा, क्रिकेट महाकुंभ, तो उस दौरान भी होटल सेक्टर के लिए पॉजिटिव लगता है। और वैसे भी होटल सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है। इनके ऑक्यूपेंसी लेवल्स काफी हाई है, टैरिफ भी काफी अच्छे हैं। हाल ही में इस जो एक्सटेंडेड वीकेंड था, मेरा भी एक काम पड़ा, तो एक सिटी में मुझे मतलब एक होटल रूम 5 स्टार होटल्स में अवेलेबल नहीं था। इस तरह की हालत थी, अगर आपने पहले से बुकिंग नहीं करी हो तो इस तरह के एक दौर से पूरे होटल सेक्टर में डिमांड है और मुझे लगता है ये स्टॉक भी अच्छा करेगा। अच्छे फंडामेंटल्स है, रिटर्न रेशियोज बहुत अच्छे, अराउंड 28% के ROEs हैं, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से 30% के, और वैल्यूएशन के लिहाज से बाकी होटल्स के कंपैरिजन में ये होटल सस्ता लगता है। मुझे लगता है यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 320, स्टॉप लॉस ऑफ 295। ओके, तो ये राय रॉयल ऑर्किड होटल पे। सेठी साहब कौन सी सिटी में गए थे ऐसी जहाँ पे आपको रूम नहीं मिला? मैं गया था अनिल जी औरंगाबाद, और वहाँ पे अनिल जी मैं चैनल चेक बता रहा हूँ, खुद ने एक्सपीरियंस किया। वहाँ पे ताज की विवांता है, उसमें कोई रूम अवेलेबल नहीं। लेमन ट्री है, उसमें कोई रूम अवेलेबल नहीं। मुझे लास्ट में जाके होटल जिंजर, जो कि ताज की बजट कैटेगरी की होटल है, उसमें रूम मिला, वो भी जो आमतौर पे 3-4 हजार रुपए में रूम मिलने चाहिए, उसके 8-9 हजार रुपए लगे अनिल जी। अच्छा,
औरंगाबाद में हाल है, इस तरह की हालत है। 3 दिनों का लंबा वीकेंड जो आ गया ना, हाँ हाँ हाँ, वो लोग वो अजंता एलोरा सब घूमने गए होंगे ना। आप भी घूमने गए थे? नहीं अनिल जी, सोशल कम रिलीजियस फंक्शन था, एलोरा में ही था अनिल जी वो। वैसे देखो रिलीजियस तो ठीक है, आप कोई सोशल फंक्शन कोई भी हो तो आप बोल दिया करो उनको कि टिकट विकेट और स्टे का अरेंजमेंट करा दे। चलिए बढ़िया है। तो सेठी साहब वीकेंड पर अजंता एलोरा घूम के आए हैं, ऐसा पता चला। बिल्कुल, Very अच्छा nice. वीकेंड राउंड। बहुत बढ़िया। तो ये है राय सेठी साहब की 2 स्टॉक में खरीदारी की, IQ लाइटिंग और रॉयल ऑर्किड होटल, फर्स्ट क्लास। आइए लेते हैं आनंद जी की 2:30 बजे की मार्केट स्ट्रैटेजी भी। डाउ फ्यूचर्स ठीक है सर, हल्की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स में भी कुछ मामूली एक्शन बन रहा है, S&P फ्यूचर्स भी स्टेबल हैं, तो अमेरिकी फ्यूचर्स तो आपको स्टेबल दिख रहे हैं। यूरोप के बाजार में भी खराब सिचुएशन नहीं है, थोड़ा आपको फ्रांस वीक दिखेगा, अदरवाइज यूके और जर्मनी आपको ठीक दिखेंगे। एशिया में थोड़ा मिला जुला कारोबार था, हालांकि ज़्यादातर एशिया के बाजारों में कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं था। जापान जो खुला हुआ था वहाँ पर ऑफकोर्स बड़ी गिरावट है, 1.5% का कट रहा। हम भी फ्रंटलाइन इंडेक्स पर कमज़ोर हैं, मिड कैप स्मॉल कैप पर ठीक है। बताएं सर क्या करना है इस समय? दीप देखिए डेटा क्या कह रहे हैं, पहले वो समझा देता हूँ आपको। 19,500 के नीचे की रिस्क थोड़ी कम है, तो 3 बजे तक अगर हम 19,500 नहीं तोड़ते तो क्लोजिंग उसके ऊपर होनी चाहिए, और होने की संभावना भी पूरी है, क्योंकि 19,500 के पुट पर 1,15,00,000 शेयर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट में। 19,600 के ऊपर भी आप बंद होने में मुश्किल देखेंगे, क्योंकि 19,600 के लेवल पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में है 1,18,00,000 शेयर, लगभग बराबरी का। ज़्यादा संभावना है कि आप 19,500 के आसपास ही वक्त बिताते हुए दिखें, 5-15 पॉइंट इधर, 5-15 पॉइंट उधर। क्यों? 19,550 के पुट और कॉल दोनों पर 78,00,000 शेयरों का बराबर का ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। इसलिए लगभग यहीं पर आप 19,550 के आसपास 5-25 पॉइंट ऊपर नीचे में आप क्लोजिंग देखेंगे। ये आपके लिए निफ्टी का। फर्ज करें 19,500 के नीचे टिक गए, निकल गए आप 3 बजे के पहले और कमजोरी बढ़ जाए तो फिर ये है कि 19,465 35 पॉइंट के रिस्क और है नीचे। 19,600 पार करके टिक गए तो संभावना कम है, लेकिन हो गए तो 19,635 तक की 35 पॉइंट की जगह है। संभावना दोनों की कम है, अगर हो रहा भी है तो नीचे की तरफ का ज़्यादा दिख रहा है अभी तो। वैसे लगता नहीं मुझे कि अभी तक तो देखिए कितने दिन हो गए बताऊँ मैं आपको, खाली एक दिन छोड़ दीजिए, नहीं एक भी दिन मत छोड़िए, एक भी दिन नहीं, पिछले 19 ट्रेडिंग सेशन से दीप 19,500 के ऊपर हम बंद हो रहे हैं। 19 ट्रेडिंग सेशन, 19 बहुत बड़े हैं। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए, सही बात है सर, बिल्कुल। तो 19 ट्रेडिंग सेशन तो संभावना पूरी कि आज भी आप 19,500 के ऊपर ही बंद होंगे। डन, ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी, कहाँ पे आप 44,350 जहाँ है यहीं पे सपोर्ट है, 44,200 44,300 इस रेंज में सपोर्ट है। वजह है कि 44,300 के पुट पर 44 लाख शेयर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। ऊपर में 44,400 44,500 के रेंज में रुकावट है, 51 लाख शेयर 44,500 पर। सो बेसिकली इसको न 44,200 के नीचे जाना है, न 44,600 के ऊपर आना है। ये 300-400 पॉइंट के रेंज में टाइम पास करना है, इनफैक्ट 44,500 भी नहीं पार करना है। 44,200 44,500 यही रेंज बैंक निफ्टी की भी रहेगी। तो ज़्यादा संभावना ये कि आप 44,300 के आसपास ही यहाँ पर आप क्लोजिंग होते हुए देखें। ये दोनों तरफ के आपके डेटा। गॉट इट सर, ठीक है। चलिए रेंज और लेवल्स आपको मिल चुके हैं। आइए हिमांशु जी के लिए एक और बिगुल, तब तक हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। दीप, वर्ल्ड कप का फीवर जो है वो शुरुआत होने वाली है, और उस थीम के चलते मुझे लगता है जोमेटो एक प्ले है जो ब्रेकआउट के लिए तैयार है। 104.50 रुपए 104.70 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और मुझे लगता है कि जिस तरह की कंसोलिडेशन से स्टॉक आज ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है, जोमेटो में खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 1 से 2 दिनों के लिए अगर बहुत शॉर्ट टर्म व्यू है तो 109-110 रुपए तक के टारगेट्स आते हुए नजर आ सकते हैं। 102 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। बट मुझे लगता है कि जिस तरह से यहाँ एक ब्रेकआउट बनता हुआ नजर आ रहा है एक अच्छी कंसोलिडेशन के बाद, अगर 5 से 7 दिन का नजरिया रखा जाए तो ये स्टॉक 115-120 रुपए तक की मूव दिखाने के लिए तैयार है। तो जोमेटो में खरीदारी करके चलने की सलाह है। बड़े दिनों बाद वापस से जोमेटो में एक्शन आता हुआ दिखा है, लंबे कंसोलिडेशन के बाद तेजी करने को तैयार है जोमेटो। यहाँ पर मार्केट रेगुलेटर, यहाँ पर जोमेटो की तरफ से जो एक्शन आता हुआ दिख रहा है वो 102 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदे। 109-110 का पहला टारगेट है और 120 का दूसरा टारगेट है। आइए बढ़ते आगे, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश कुमार, और लेकर आए एक बड़ी खबर मार्केट रेगुलेटर से रिलेटेड। मार्केट रेगुलेटर सेबी कंपनियों की पूंजी जुटाने के नियमों को कर रही है बेहद आसान।
किस तरह का नियम ये आसान किए जा सकते हैं, किस तरह की समीक्षा हो रही है, ब्रजेश हमारे साथ ये एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर बताएं। ब्रजेश। बिल्कुल, जो रेगुलेटर का इंटेंट है वो है कि जो दो नियम हैं पूंजी जुटाने से जुड़े, एक ICDR रेगुलेशन है और एक LODR रेगुलेशन है। ICDR रेगुलेशन ये है कि जब आप पूंजी जुटाने जाते हैं, LODR है जब आप लिस्ट हो जाते हैं उसके बाद के लिए। तो इन दोनों में बहुत बार ऐसा होता है कि लिस्टेड कंपनियां हैं, वो 10 साल से 15 साल से लिस्टेड हैं, लेकिन फिर से अगर बाज़ार से वो पैसे जुटाने आ रही हैं तो उनका जो कंप्लायंस का पूरा प्रोसेस है वो एकदम ऐसा होता है कि जैसे फिर से वापस लिस्टिंग के लिए जा रही हैं। तो अगर कोई कंपनी पहले से लिस्टेड है इतने समय से, फिर से पूंजी जुटाने आ रही, तो इस प्रक्रिया को क्यों नहीं आसान बनाया जाना चाहिए। जैसे फाइलिंग की चीज़ें हैं और 10 तरह के कंप्लायंसेस हैं, तो इन सारी चीज़ों को किस तरह से आसान बनाया जाए कि कंपनियां अगर बाज़ार में वापस पैसे जुटाने आएँ तो उन्हें बहुत परेशानी नहीं हो और चीज़ों को आसान कर दिया जाए, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं उनसे किसी तरह का कोई समझौता नहीं हो। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात इसमें यह है कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो LODR के नियम हैं, यानी लिस्टिंग वाले जो नियम हैं, और जो पूंजी जुटाने के पहले वाले नियम हैं, ICDR के नियम हैं, इन नियमों में कई जगहों पर आपस में कॉन्फ्लिक्ट है। तो इसको किस तरह से दूर किया जाए, इसको लेकर सेबी ने एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया है और एक्सपर्ट ग्रुप को मैंडेट ये है कि किस तरह से फंड रेजिंग में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस लाया जाए, इसको लेकर के चर्चा चल रही है। और इसमें जो इंडस्ट्री के चैम्बर्स हैं, फिक्की है, SOCHM है और CII है, एक्सचेंजेस हैं, लॉ फर्म्स हैं और फाइनेंशियल सेक्टर के एक्सपर्ट्स हैं, उनको इस ग्रुप में शामिल किया गया है और वो अपनी जो भी रिपोर्ट है देंगे, उसके बाद उस पर आगे अमल किया जाएगा। मकसद दो है कि किस तरह से बाज़ार से पूंजी जुटाना कंपनियों के लिए आसान बनाया जाए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लिस्टेड कंपनियां बाज़ार में जब पूंजी जुटाने जाती हैं तो जो जितने खर्चे बढ़ते हैं अल्टीमेटली वो कंपनी के ऊपर ही आते हैं और एक तरह से बोझ बढ़ाते हैं। तो इसको किस तरह से आसान बनाया जाए, ये जो है कमेटी इस पर अपना सुझाव देगी, एक्सपर्ट ग्रुप। ओके, तो लिस्टिंग और फंड रेजिंग के जो लिस्टेड कंपनियां उनके फंड रेजिंग प्लान्स को किस तरह से किया जाए आसान, इस पर होगी ये विशेष चर्चा। इस पर आप नए नियम आते हुए देखेंगे। धन्यवाद ब्रजेश, ये पूरी एक्सक्लूसिव जानकारी देने के लिए। हम आपसे फिर से समय समय पर इस पर लेंगे अपडेट भी। आइए बढ़ते हैं आगे और एक बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। अनिल जी, पीएनबी में मुझे मोमेंटम दिखता है 82-45 का करंट भाव है। मुझे लगता है ये 85 तक पहले जाएगा और पोजिशनली 1 से 2 दिन में 90 की तरफ की ये मूव की शुरुआत है। तो आपका स्टॉप लॉस ₹1.5 नीचे लगभग 81-50 के बीच में का होना चाहिए और पहला टारगेट 85 जो शायद आज ही आ सकता है, दूसरा टारगेट 89-90 जो 1 से 2 दिनों में आ सकता है। यह है आपके लिए राय पीएनबी में खरीदारी करने की वागले साहब की तरफ से आती हुई 85 और 90 के टारगेट के लिए। आइए, सुदीप शाह साहब भी हमारे साथ है, एक बिगुल उनके लिए भी BTS डबल टी का। बताएं सुदीप जी। नमस्कार अनिल जी। अनिल जी, मेरा पिक है बैंक ऑफ इंडिया। पीएनबी के साथ साथ मुझे लग रहा है बैंक ऑफ इंडिया में भी एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है। PSU बैंक इंडेक्स भी आज हम देख रहे हैं कि एक अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बैंक ऑफ इंडिया पिछले 5-6 दिन का जो कंसोलिडेशन था 106 और 109 के बीच का, स्टॉक अब उसके ऊपर फॉर्मली सस्टेन कर रहा है और मुझे लग रहा है आने वाले 1 से 2 सेशन में यहाँ पे हम अच्छी चाल देख पाएंगे। 108 के स्टॉप लॉस से हम खरीद सकते हैं यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया को 115-116 के टारगेट के लिए अगले 2 दिन के लिए। 116 के टारगेट के लिए 2 दिनों के लिए करें खरीदारी बैंक ऑफ इंडिया में, ये राय आपके लिए आती हुई। आइए बढ़ते आगे VIP इंडस्ट्रीज। यहाँ पर प्रोमोटर्स की तरफ से हिस्सा बिक्री को लेकर हमने पहले ही आपको खबर दी थी। इस खबर को लेकर मीडिया में एक नया अपडेट आया है। आइए, क्या है अपडेट और बात कितनी आगे बढ़ती हुई दिख रही है, आइए जानकारी लेते हैं नूपुर से, जो पहले ये एक्सक्लूसिव खबर आपके लिए लेकर आई थी। नूपुर, बताइए क्या नए अपडेट्स और कहाँ बात आगे बढ़ी है VIP इंडस्ट्रीज में प्रोमोटर्स की स्टेक को बेचने को लेकर।
बिल्कुल सर, 21 अगस्त को हमने ये खबर बताई थी कि वीआईपी इंडस्ट्रीज़ के जो प्रमोटर है वो अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए तैयार है। प्राइवेट इक्विटी की यहाँ पे हो सकती है एंट्री, तब बात शुरुआती स्टेज में थी और अब जो अपडेट है वो ये है कि बात आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अगर आप देखें तो अब उन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को भी हायर कर लिया है इस डील के लिए। प्राइवेट इक्विटी को हिस्सा बिक्री हो सकती है। वैल्यूएशंस अगर आप देखें फिलहाल मौजूदा भाव पे कंपनी की जो मार्केट कैप है वो करीबन 9,500 करोड़ के आसपास की है। प्रमोटर की हिस्सेदारी 51% के आसपास की है। तो अगर मौजूदा भाव पे देखें और प्रमोटर का जो पूरा हिस्सा बिकता है तो फिलहाल वैल्यू अगर देखें तो 4,900 करोड़ के आसपास की ये डील हो सकती है। पूरी हिस्सेदारी अगर बिकेगी, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो हिस्सेदारी है वो बिक सकती है पूरी की पूरी। अगर पूरी हिस्सेदारी 51% की बिकेगी तो ओपन ऑफर भी ट्रिगर होगा और ओपन जो ऑफर होगा 26% का उसको जोड़े तो करीबन 7,400 करोड़ की ये डील हो सकती है। सबसे पहले 21 अगस्त को हमने बताया था और अब जो है वो बातचीत आगे बढ़ती हुई दिख रही है। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को हायर कर लिया। 7,400 करोड़ की ये डील हो सकती है। फिलहाल प्रमोटर्स के पास 51% की हिस्सेदारी है और पूरा हिस्सा बेचने के लिए प्रमोटर जो है वो तैयारी कर रहे हैं। अगर तैयारी करें और जो पूरी हिस्से बिक्री होगी तो ओपन ऑफर भी ट्रिगर होगा तो डील की साइज करीबन 7,400 करोड़ के आसपास की हो सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए वीआईपी इंडस्ट्रीज पर बड़ी खबर इस वक्त। प्रमोटर की तरफ से हिस्सा बेचने को बातचीत जो की कहाँ तक बात पहुंची? बिल्कुल सर, फिर उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, अभी उनका कोई रिप्लाई नहीं आया है। पिछली बार उन्होंने कहा था कि वैल्यूएशन को लेकर टसल है। उनका कहना है कि जो 16,700 करोड़ का मार्केट कैप पे वो ये जो है स्टेक सेल करना चाहते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को हायर किया है तो डेफिनेटली बातचीत जो है वो आगे बढ़ती हुई दिख रही है। ओके, तो ये राय है आपके लिए वीआईपी, यह है आपके लिए खबर वीआईपी इंडस्ट्रीज को लेकर। इस बीच इसी सेक्टर की एक और कंपनी सफारी इंडस्ट्रीज को लेकर भी एक अपडेट है। जिन साहब ने हाल ही में 23 सितंबर को जेम्स स्टॉक के तौर पर इसको सजेस्ट किया था आपको 3,685 के आसपास। सफारी 4,140, वाह क्या बात है। तो चाहे तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जिन साहब की तरफ से ये राय आ रही है, और चाहे तो आप 4,350 के टारगेट के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। आपकी इच्छा पर 7 दिन में 8 दिन में आपको मजबूत प्रॉफिट बनता हुआ दिख रहा है। आप चाहे तो एक्शन ले भी। आज काफ़ी चर्चा में भी दोनों वीआईपी इंडस्ट्रीज और सफारी दोनों का जो मार्केट में भी चर्चा चल रही है। एक के पीछे दूसरा भी स्टॉक में एक्शन आपको आते हैं। आई एक्शन में भरपूर सुदीप शाह साहब भी दिख रहे हैं। बैक टू बैक बिगुल की फरमाइश BTS टी सुदीप शाह साहब के लिए। बताएं सर। अनिल जी, एक स्टॉक जो अभी रडार पे आया और एक अच्छा ब्रेकआउट भी दे रहा है वॉल्यूम के साथ, वो है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1235-40 के ऊपर स्टॉक आज अभी सस्टेन करके एक वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट दे रहा है। पुराना जो हाई था स्टॉक का 1220 का, उसके ऊपर अब स्टॉक सस्टेन कर रहा है और आज हम देख रहे हैं कि एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। डेली, वीकली, मंथली सारे सेटअप पॉजिटिव है। पिछले 3-4 दिन से हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन भी हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक अच्छा का ब्रेकआउट है और यहाँ पे हम 1280 1290 तक के लेवल्स आते हुए देख पाएंगे। स्टॉप लॉस इसके लिए हमें रखना होगा 1220 का। इस पर करनी है आपको खरीदारी। 1220 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करके आप चल सकते हैं। स्टॉक भी अच्छा एक्शन में डेज हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। आइए चोपड़ा साहब भी हैं हमारे साथ और उनसे भी बात करते हैं। चोपड़ा साहब, जो अभी हमारी एक्सक्लूसिव खबर चल रही थी, एक बार उस पर आपकी राय लेना चाहूँगा। वीआईपी इंडस्ट्रीज फोकस में है, प्रमोटर्स यहाँ पर एग्जिट करने की सोच रहे हैं, बड़ी डील हो सकती है। वैल्यूएशन को लेकर थोड़ा मामला लास्ट टाइम से अटका हुआ है। कोई राय रखते हैं सर वीआईपी इंडस्ट्रीज पर उस ट्रैवल सेगमेंट में? अभी फेस्टिव सीजन शुरू हो रहा है, इसके साथ साथ जो ट्रैवल सीजन है, मेरे ख्याल से गर्मियों की छुट्टियों से ज़्यादा जो अच्छा मौसम रहता है वो सर्दियों में रहता है। तो ट्रैवल भी बहुत अच्छा खासा इस दौरान होता है। तो मुझे लगता है वीआईपी एज सच थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर है, बट अगेन जिस प्रकार से उसका ब्रांड है और आई थिंक कि अगर ये डील होती है ओवरऑल और जो एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स हैं वो निकलना चाहते हैं, तो कई बार ऐसा होता, मुझे ये नहीं पता कि कौन उसको लेने में इंटरेस्टेड है या जो कंपटीशन में भी आएगा, या हो सकता है कोई प्राइवेट इक्विटी प्लेयर हो, बट ओवरऑल अच्छा होगा और चार्ट्स पे भी इस समय बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा ये मानना है कि अगर ये डील होती है, कंपनी में इस तरह से कुछ नया मैनेजमेंट आता है, नया ब्लड इन्फ्यूज़ होता है, नया पैसा आता है,
तो संभावना है कि ये 750 की तरफ जाते हुए दिखे। तो ओवरऑल तो मुझे लगता है वीआईपी इज वेल प्लेस्ड और आगे आने वाला सीजन भी गिफ्टिंग का, ट्रैवल का, शादी का, तीनों का है। तो ओवरऑल ये सेगमेंट हॉट रहना चाहिए। ओके, तो ओवरऑल ये सेगमेंट अच्छा रहना चाहिए और एक्शन में भी रहना चाहिए वीआईपी इंडस्ट्रीज, और इस पर रखें नजर, स्टॉक में एक्शन आ रहा है। आइए सुमित जी के पास चलते हैं और उनकी एक कॉल है, सुमित का सुपर हिट। सुमित जी बताएं सर। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ा पॉजिटिव मूव देखने को मिल रहा है। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका अभी भाव चल रहा है 49 रुपीज 20 पैसा, 49 रुपीज 30 पैसा। 49 रुपीज 30 पैसा का अभी भाव है। उसका नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसका सिंबल है महाबैंक। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर मोमेंटम बन रहा है। स्टॉक में लोअर लेवल आ रहा हूँ और अभी भी ब्रेकआउट है और स्टॉक यहाँ से 10% का मूव ऊपर की तरफ दिखाने को तैयार है। यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक के अंदर 2014 जून 2014 के हाई ब्रेक हो रहे हैं। स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है, कंटिन्यूअस अपमूव में ये देखने को मिल रहा है। हर छोटी मोटी गिरावट के बाद स्टॉक के अंदर बाइंग आती है। मेरे को लग रहा है कि स्टॉक यहाँ से 50 का लेवल क्रॉस करने को तैयार है। ऊपर में 52.50 का पहला टारगेट, 55 का दूसरा टारगेट, नीचे में 47 रुपया 50 पैसा सपोर्ट है। तो 47 के स्टॉप लॉस से बैंक ऑफ महाराष्ट्र में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 52.50 का पहला टारगेट, 55 का दूसरा टारगेट, कुछ ही दिनों में लेवल देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ओके, ये है आपके लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र में खरीदारी करने की राय। सरकारी बैंकों में एक के बाद एक फिर से खरीदारी की राय आती दिख रही है, जिसकी शुरुआत वागले साहब ने की पीएनबी के साथ। सुदीप शाह साहब ने तुरंत ही बैंक ऑफ इंडिया को पसंद किया और अब सुमित जी के रडार पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र आता हुआ दिख रहा है। बैंक ऑफ इंडिया आज सुबह एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में भी हेमांग जानी साहब ने भी किया था पसंद, यानी कि स्टॉक में एक्शन भरपूर आता हुआ दिख रहा है। एक्शन में है आज एमजीएल भी, भरपूर ज़बरदस्त तेजी है, तेजी ही तेजी, जितनी आप सोचे उससे कहीं ज़्यादा। आमतौर पर एमजीएल के लिए इतना बड़ा मूव कम ही देखने को मिलता है कि 8% वो भागे। इतना भागा क्यों, बताएंगे वरुण बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, इंटरेस्टिंग है कि प्राइस कट करने के बावजूद एमजीएल का स्टॉक जो है वो भागा है और अप्रैल के बाद इसने प्राइस कट किया है। भागा इसके लिए है क्योंकि जेफरीज की रिपोर्ट आई है, यहाँ पे डबल अपग्रेड किया है, होल्ड से खरीदारी की सलाह दे रहे हैं अभी ये, और लक्ष्य 1100 से बढ़ा के 1320 का किया है। अब जो रैशनल ये दे रहे हैं इसमें इनका कहना है कि कुछ OEMs के साथ खासकर इन्होंने टाई अप किया है, जहाँ पे जो नए कार खरीदार रहते हैं उनके लिए काफ़ी सारे फ्यूल कार्ड ये लॉन्च कर रहे हैं। उनको और भी ऑफर्स दिए जा रहे हैं, जिस तरह से गाड़ी में फ्री गैस आप थोड़ा बहुत भरा सकते हैं, इस तरह के जो फ्री ऑफर्स है वो दिए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, इनका कहना है कि इसके चलते जो ओवरऑल वॉल्यूम्स है, जो कि सबसे बड़ी चिंता थी महानगर गैस के लिए, आपने पिछले क्वार्टर में देखा था कि वॉल्यूम गिरे थे, उसके बाद स्टॉक की पिटाई हुई थी, वो चिंता जो है दूर हो जाएगी और इसके चलते वॉल्यूम्स को काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, इनका ये कहना है। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो जो डिफ़िकल्ट फील्ड्स है उनके गैस प्राइसेस में कमी की गई है 18% के आसपास की। अब डिफ़िकल्ट फील्ड्स मतलब ये बेसिकली जो हाई प्रेशर फील्ड्स होती है, डोमेस्टिक फील्ड्स होती है वो, और खासकर अगर आप देखेंगे तो वहाँ से जो गैस निकलती है वो प्रायोरिटी सेक्टर में जाती है, और प्रायोरिटी सेक्टर यानी कि जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है वो है। तो इसके चलते इनको फ़ायदा होगा क्योंकि डोमेस्टिक गैस जो डिफ़िकल्ट फील्ड्स की है वो कम हुई है और आगे यहाँ से प्रोडक्शन और बढ़ेगा, और ऐसे ही कम होते रहे तो उसका फ़ायदा कंपनी को मिलेगा। एक चीज़ इनका कहना है कि जो ओवरऑल ईवी को लेके रिस्क माना जाता है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के बीच में, वो इसके लिए कम है। अब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जिस एरिया में काम करते हैं यानी कि मुंबई या उसके आसपास के एरिया, वहाँ ईवी चार्जिंग स्टेशन जो है वो ज़्यादा है नहीं और वहाँ पे लगाना भी थोड़ा मुश्किल है। और इस कंपनी की जो ओवरऑल सीएनजी की सेल्स अगर आप देखेंगे तो उसमें 30% के आसपास जो ऑटो रिक्शा है वहाँ से आता है, 3 व्हीलर से वहाँ से आता है, और वहाँ पे अडॉप्शन थोड़ा डिफ़िकल्ट इनको लगता है। इसके लिए कह रहे हैं कि आगे आपको उतना बड़ा रिस्क नहीं है। 24-25 के लिए आय का अनुमान 6 से 27% बढ़ाया है। 25-26 के लिए वॉल्यूम ग्रोथ का अनुमान 4% से बढ़ा के 6% का किया है। वैल्यूएशन इनको अच्छे लगते हैं। इनका कहना है कि कंपनी का जो पी है 10 के आसपास का है, जो कि 5 साल के एवरेज से काफ़ी कम है, और इसी के लिए इन्होंने अपना प्राइस टारगेट जो है महानगर गैस पे बढ़ा दिया है, डबल अपग्रेड किया है। ओके, तो ये है आपके लिए एमजीएल महानगर गैस, जहां पर आपको डबल अपग्रेड आते हुए दिखा है। 8-8.5% ऊपर था अभी थोड़ी देर पहले, 8% ऊपर अभी भी दिख रहा है। जरा चोपड़ा साहब से राय ली जाए। चोपड़ा साहब, ओवर द वीकेंड कई सारे ऑयल एंड गैस रिलेटेड खबरें भी आई हैं, कोई व्यू है सर एमजीएल पर? देखिए, एमजीएल ऑलरेडी चल चुका है। मुझे इसका जो भाई बंधु है आईजीएल वो भी बहुत अच्छा लग रहा है, इंद्रप्रस्थ गैस। और जिस तरीके की तेज़ी हमने यहाँ पे देखी है
अच्छी संभावना है कि आईजीएल में भी आपको तेजी बनते हुए दिखे और वो 500 के पार जाता दिखे। तो एमजीएल तो ऑलरेडी चल चुका है, मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें आप लीजिए इमीडिएटली, बट आईजीएल पे ध्यान लगाया जा सकता है क्योंकि लगभग सिमिलर लाइंस पे बिजनेस है। जो खबर आती हुई दिख रही है, चोपड़ा साहब जरा ध्यान से सुनिएगा। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये अभी खबर आती हुई दिख रही कि दिल्ली एनसीआर, दिल्ली के इलाके में कुछ भूकंप के झटके आए हैं। और हमें अभी ये भी समाचार मिला है कि हिमांशु गुप्ता जी भी शो से निकल कर गए हैं। उन्होंने बोला कि उनकी बिल्डिंग खाली कराई जा रही, तो उन्होंने तुरंत मैसेज किया कि मैं शो से निकला। चोपड़ा साहब आपके यहाँ तो ठीक है सब, कोई ऐसा आपने भी एक्सपीरियंस किया? अभी बिल्कुल एक्सपीरियंस किया। मेरे सामने पानी की बोतल पड़ी हुई है और मैं देख रहा था कि पानी काफी जोर से अंदर हिल रहा था। अच्छा, ये सबसे अच्छा तरीका होता है देखने का कि भूकंप आ रहा है कि नहीं। मगर क्योंकि हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे हैं तो ऐसी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। मे भी हिमांशु जी थोड़ी अपर फ्लोर्स पे होंगे जहाँ ज्यादा पता लगता होगा। मगर निश्चित रूप से अच्छे खासे अच्छा एक्सपीरियंस फील किया एकदम अच्छे से? बिल्कुल हुआ सर। कुणाल जी आपने भी फील किया? बिल्कुल अनिल जी, मैं वही महसूस कर रहा था अनिल जी। 1 मिनट के लिए तो डाउट होता है कि खुद को चक्कर आ रहे हैं या भूकंप आ रहा है, लेकिन फिर अनिल जी जब वो लगातार 10-15 सेकंड चलता रहा तब अनिल जी आभास हुआ कि भूकंप आ रहा है। तो अनिल जी वाकई में भूकंप का बिल्कुल आभास हो रहा था अनिल जी। अच्छा, मतलब 10-15 सेकंड यानी कि थोड़ा लंबे वाला था, मतलब ऐसा भी नहीं कि तुरंत आया चला गया। 10-15 सेकंड काफी आ रहे हैं सर, मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के, कुछ लोगों ने ऑफिसेस को इवैक्यूएट भी किया। आप फील किया, सबने फील किया है, वो आ रहा है सर वो खबर। आप जहाँ भी है जैसे भी सेफ रहें, बिल्कुल अपनी सुरक्षा करें, पहले वो ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हिमांशु जी का तुरंत फ़ोन आया, मैसेज आया, तो हमने कहा कि नहीं तुरंत आप एक बार पहले सेफ़ हो जाएं। तो बाकी भी जो भी हमारे दर्शक हैं या फिर हमारे एक्सपर्ट्स हैं, प्लीज़ अपना ध्यान रखें, आसपास वालों का भी ध्यान रखें। मुंबई वाले तब तक जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। हम वागले साहब, सुमित जी, सुदीप जी वगैरह से ज़्यादा काम करवा लेंगे। आप एकदम चिंता न करें, बिल्कुल है ना। सारे बाकी बचे सवालों के जवाब वही दे देंगे, चिंता न करें, तो एकदम सेफ रहें। आइए इस बीच बढ़ते आगे, और मेट्रो ब्रांड्स के शेयर में दिख रही है शानदार तेजी, और आज भी भरपूर एक्शन में। इस तेजी की वजह क्या है, आइए जानते हैं। नूपुर हमारे साथ है, नूपुर बताएं। बिल्कुल सर, मेट्रो ब्रांड्स में काफ़ी तेज़ी दिख रही है, 12% ऊपर स्टॉक है। इनफैक्ट वॉल्यूम्स देखेंगे तो नॉर्मली 1,50,000 के आसपास ट्रेडेड क्वांटिटी होती है, आज 26 लाख तक वॉल्यूम गया है। और ये 15 मिनट पहले का डेटा है, 18 गुना, मतलब आप देख सकते हो औसत एवरेज 1 महीने का 18 टाइम्स अभी यहाँ पे ऊपर है वॉल्यूम्स। तो यही जो इंडिकेट दे रहा है कि पिछले 1 महीने में कंपनी ने लगातार काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स के साथ इन्वेस्टर मीट किए और काफ़ी सारी बैठक हुई है। कंपनी ने एक्सचेंजेस को भी बताया था। अगर आप देखें तो हाल ही में कंपनी ने न्यूपोर्ट एशिया, JP मॉर्गन इंडिया, साथ ही साथ एवेंडस स्पार्क, पोला कैपिटल जैसे बड़े इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग हुई, और आज के वॉल्यूम्स देखकर यही इंडिकेशन हो रहा है कि यहाँ से कुछ बड़ी बाइंग आती हुई दिखी है स्टॉक में। इसके अलावा हाल ही में प्रभुदास लीलाधर की तरफ से भी एक जो कवरेज की शुरुआत हुई है स्टॉक पे, एक्यूमुलेट की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत की है। अगर आप लक्ष्य देखेंगे तो 1231 के आसपास का है। उनका कहना है कि प्योर रिटेलिंग मॉडल है और एसेट लाइट मॉडल है कंपनी का, जिसके चलते काफ़ी यहाँ पे ग्रोथ को आने वाले क्वार्टर्स में सहारा मिलता हुआ दिखेगा। FY 23 से 26 में देखें तो उनका मानना है कि 20% से कंपनी की आय बढ़कर आ सकती है। मुनाफा भी देखें तो 19% की ग्रोथ वो लेकर चल रहे। हाल ही में कंपनी ने एक्विजिशन किया था, अधिग्रहण किया था कार्वेटेक्स ब्रांड्स लिमिटेड का, जो एथलीजर वियर में, जिसके चलते इस सेगमेंट में भी कंपनी को ग्रोथ मिलेगा। बाटा की बात करें तो यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस रही है, पिछले 10 साल में 0 का वॉल्यूम ग्रोथ दिखा है, लेकिन मेट्रो ब्रांड्स की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रही है और वही वैल्यूएशन में भी आपको नजर आएगा। मेट्रो फिलहाल देखें तो FY 25 पे 60 टाइम्स पर ट्रेड कर रहा है, वहीं बाटा देखें तो 46 पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। रिलैक्सो में 64 टाइम्स के वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है, और कैंपस भी देखें तो 45। जहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ है वहीं पे वैल्यूएशन मिल रही है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स पॉजिटिव है, और हाल ही में पिछले 1 महीने में कंपनी ने काफ़ी सारी इन्वेस्टर मीट किए, जिसके चलते आज वॉल्यूम्स यहाँ पे 18 गुना औसतन 1 महीने का देखें तो बढ़कर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है स्टॉक। तो मेट्रो ब्रांड से वो स्टॉक जहाँ पर जबरदस्त एक्शन आता हुआ दिख रहा है। कंजम्पशन से जुड़े हुए स्टॉक और स्पेशली फुटवेयर से जुड़े हुए सारे स्टॉक्स में बड़ी तेजी बनती हुई दिख रही है। एक बार जरा इस पूरी स्पेस पर राय ली जाए चोपड़ा साहब की तरफ से भी। चोपड़ा साहब बताएं सर। अब देखिए, कंजम्पशन थीम से जुड़ा हुआ कंपनीज हैं, और निश्चित रूप से मेट्रो ब्रांड्स अगर हम देखें तो पिछले कुछ में इनके नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ सेल्स और शोरूम्स बहुत बड़े हैं। और कई बार ऐसा होता है क्योंकि बाटा
बहुत पुराना ब्रांड है और लोग कई बार कुछ नई चीज़ें देखना चाहते हैं, तो उसके चलते हुए मुझे लगता है कि जो इन्होंने रिटेल एक्सपेंशन किया, जो इनकी विजिबिलिटी बढ़ी, मॉल्स में अक्सर अब मेट्रो ब्रांड्स के काफ़ी आउटलेट्स दिख जाते हैं जो पहले नहीं दिखा करता था आज से 4-5 साल पहले। तो इन पिछले 2-3 सालों में, मैं कहूँगा 3 सालों में खास पोस्ट कोविड, उन्होंने काफ़ी मेहनत करी है, नए आउटलेट्स खोले हैं और इसलिए इनकी सेल्स पे भी फ़र्क दिखाई दे रहा है। मगर अगर आप कहें नहीं अनिल जी की अभी एंटर करना है, तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि एंटर करने की आवश्यकता नहीं है और यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करें। और अगर नीचे मिलता है तो दोबारा से आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। तो अभी तो बिल्कुल भी खरीदारी का मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा और इसमें प्रॉफिट बुक करें, थोड़ा नीचे आता है तो लीजिएगा। मगर अगर आप बाटा की बात करें तो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन अगर हम करें तो मुझे लगता है कि बाटा में अभी स्कोप ज़्यादा है बढ़ोतरी का, चार्ट्स पे भी बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरा, सामने कंजम्पशन के थीम के चलते हुए फेस्टिव सीजन भी है और शादियों का सीजन है, तो मेरा ये मानना है कि बाटा अच्छा करना चाहिए अगले कुछ महीनों में, कपल ऑफ क्वार्टर्स में। तो बाटा में खरीदारी कर सकते हैं, मेट्रो में प्रॉफिट बुक करना बनता है और बाटा मुझे लगता है अगर यहाँ से चला तो आपको 1750 के करीब जाता हुआ दिखेगा। बाटा में आप करें खरीदारी 1750 तक के टारगेट के लिए। राय आपके लिए चोपड़ा साहब की। मेट्रो ब्रांड्स में अगर आपके पास हैं तो प्रॉफिट बुक करके इंतज़ार करें, नीचे फिर से आने का तब की जाएगी खरीदारी। लेकिन खरीदारी या बिकवाली कहाँ होगी ये बताएंगे हमें सुमित जी। लेकर आ रहे हैं आपके लिए कैश का ऑप्शन। सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, कैश का ऑप्शन में स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन है, तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका अभी भाव चल रहा है 539, 540, 539, 540 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है डीएलएफ। डीएलएफ के अंदर तेजी का मूव देखने को मिल रहा है, स्टॉक यहाँ से और मजबूत होगा। इसके लिए ऑप्शन के जरिए 540 वाला कॉल 16 रुपए 25 पैसे पे अभी ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। डीएलएफ के अंदर ब्रेकआउट है, डीएलएफ एक तेजी का मूव दिखा रहा है, पिछले हफ्ते 10 दिन के हायर लेवल पे आ चुका है। मार्केट में आज गिरावट है लेकिन डीएलएफ को कुछ असर नहीं पड़ा, ये तेजी का मूव अपना जारी रख के चला हुआ है। तो इस हफ्ते में डीएलएफ में एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए, जिसमें 550 555 रुपए तक के लेवल डीएलएफ में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए 540 वाला कॉल यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। 10 रुपया 11 रुपया ये नीचे में इसका 540 के कॉल का ऑप्शन का स्टॉप लॉस बनेगा, तो 10 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के डीएलएफ के 540 के कॉल के अंदर खरीदारी करें। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है 22 रुपए से लेके 25 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो 540 का कॉल खरीदारी करें 10 रुपए के स्टॉप लॉस से 22 से 25 के टारगेट्स के लिए। 22 और 25 के टारगेट के लिए डीएलएफ 540 का कॉल खरीद कर चलने के लिए आपके लिए राय आ रही है। कुछ और स्टॉक्स में भी आपको मूवमेंट बनते हुए दिख रहा है। अभी पीएनबी को जरा पुलअप करिए, बढ़िया स्पाइक आ रहा है पीएनबी के चार्ट में, 3.5% ऊपर ये काउंटर ट्रेड भी कर रहा है, तो थोड़ा एक्शन वहां से भी आपको बनते हुए दिख रहा है। कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर पिछले कुछ मिनटों में मूव आई है। वागले साहब जरा पीएनबी का चार्ट देखें सर, 3.5% ऊपर इस समय। मैंने ऑलरेडी ये कवर किया है और इसमें बड़ा वाला ब्रेकआउट आया है, मल्टीपल टॉप्स को क्लियर किया है 81, 8150 के रेंज में। मुझे लगता है 85 का पहला टारगेट तो अभी आ जाएगा और ये स्टॉक 90, 95 तक भी जा सकता है। 95 का थोड़ा सा 1-2 हफ्ते का व्यू होगा, थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है पहले, लेकिन 90 तो मुझे लगता है जाना चाहिए 3 से 4 दिन में, और 95 100 की तरफ का पोजिशनल व्यू है 1-2-3 हफ्ते का। पीएसयू बैंक्स में भी आपको मूव आती हुई दिख रही है, पीएनबी तो एक्शन में है ही, कैनरा बैंक पर भी अच्छी मूव आ रही है। एक बार सुदीप जी से जरा कैनरा बैंक के चार्ट पर भी राय लेते हैं। सुदीप जी यहाँ पर भी ट्रेड देखिए, पीएसयू बैंक्स मोमेंटम में आ रहे हैं सर। जी दीपांशु, इंसिडेंटली मेरा ये कॉल भी था, अभी मैं इसी के बारे में मैसेज कर रहा था अनिल जी को। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, इसके बाद कैनरा बैंक में भी एक बहुत ही बढ़िया तेजी का माहौल है और स्टॉक अपने जो पिछले 4-5 दिन का जो हाई है अब स्टॉक उसको भी क्रॉस कर रहा है। तो ये ऊपर के लेवल पे पिछले 3 दिन से जो कंसोलिडेशन हम देख रहे थे, तो वहां से भी एक ब्रेकआउट आ रहा है और ओवरऑल डेली, वीकली, मंथली सारे टाइम फ्रेम पे चार्ट्स पॉजिटिव है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है बढ़िया मोमेंटम बना रहेगा। 375 के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी करी जा सकती है। 398 से लेकर 403 के टारगेट्स अगले 4 से 5 सत्र में आ सकते हैं। 398 से 403 के टारगेट्स के लिए नजर रखिए।
ये काउंटर भी आपको मूव करते हुए दिख रहा है। तो थोड़े और स्टॉक्स में भी भरपूर एक्शन बन रहा है इस समय। PSU बैंक्स ये आपको एक्टिव होते हुए दिखेंगे। आइए एक्टिव बाजार में कुछ और स्टॉक्स भी होने वाले हैं। एम्फी की अब सेमी एनुअल बदलाव वाली रेटिंग आने वाली है, जो मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप कैटेगराइजेशन होता है। इस बार क्या बदलाव आ सकते हैं एम्फी की तरफ से? कौन से स्टॉक्स लार्ज कैप कैटेगरी में अपग्रेड होंगे, कहां पर आपको मिड और स्मॉल कैप्स में एक्शन दिखेगा, एक बार समझते हैं। नुपुर हमारे साथ तैयार डिटेल्स के साथ। नुपुर बताइए क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं इस लिस्ट में? बिल्कुल, साल में 2 बार ये चेंजेस होते हैं, तो जो चेंजेस होंगे अगले साल 2024 के फर्स्ट 6 मंथ्स में जो चेंजेस होंगे उसकी सूची जनवरी 2024 में आएगी। उसके पोटेंशियल कैंडिडेट की लिस्ट जो है वो नुवामा ने जारी किया। अब मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं जो लार्ज कैप में अब कैटेगराइज किए जा सकते हैं एम्फी की तरफ से। जो चेंजेस है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो जनवरी में आता हुआ दिखेगा, उसके बाद ही ये इफेक्टिव होंगे। लार्ज कैप के पोटेंशियल कैंडिडेट्स में बता देती हूँ आपको, जिस हिसाब से इन स्टॉक्स में रनअप दिखा है, मार्केट कैप बढ़ता हुआ दिखा है, ये कुछ स्टॉक्स है जो लार्ज कैप की कैटेगरी में हो सकते हैं। पोटेंशियल कैंडिडेट पॉलीकैप, मैक्रोटेक डेवलपर्स, श्रीराम फाइनेंस, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, IRFC, CG पावर, यूनियन बैंक, जाइडस लाइफ और हाल ही में जो लिस्ट हुआ था जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, ये भी अपनी जगह लार्ज कैप में बना सकता है। लेकिन कुछ स्टॉक्स है जहां पे हमने देखा है कि भारी पिटाई होती हुई दिखी है। इनफैक्ट जब उच्चतम लेवल पे निफ्टी था तो UPL ने उस रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया था, जिसके चलते लार्ज कैप से मिड कैप में ये स्टॉक फिसल सकता है। अदानी विल्मार इसके साथ देता हुआ दिखेगा आपको। IRCTC, PI इंडस्ट्रीज, बॉश ट्यूब इन्वेस्टमेंट, हीरो मोटोकॉर्प और कैनरा बैंक जैसे कुछ स्टॉक्स है जिन्हें लार्ज कैप से मिड कैप की कैटेगरी में डाला जा सकता है। मिड कैप में भी कुछ स्टॉक्स है जो अपनी जगह बनाते हुए नजर आएंगे। मजगांव डॉक, सुजलॉन एनर्जी, लॉर्ड्स मेटल, SJVN, किया इंडस्ट्रीज, एक्साइड, रेड एक्सिस, ग्लेनमार्क फार्मा, नारायणा, रुद्रालय, इमामी और JSW इंफ्रा जो हाल ही में लिस्ट हुआ है, ये सारे के सारे स्टॉक्स मिड कैप में अपनी जगह बनाते हुए नजर आ सकते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखते हुए। और जो मिड कैप से स्मॉल कैप में फिसलते हुए दिखेंगे, जहाँ पे हमने देखा कि मार्केट कैप में गिरावट आती हुई दिखी है, क्रॉम्पटन कंज्यूमर, वर्लपूल, लॉरस लैब, अतुल जैसे कुछ स्टॉक्स है जो मिड कैप से स्मॉल कैप में आते हुए दिखेंगे। ये अगले साल के जो फर्स्ट 6 मंथ्स होंगे 2024 के, उसकी लिस्ट जो जनवरी में जारी होगी, उसके पोटेंशियल कैंडिडेट्स की अर्ली जो अपडेट है नुवामा की तरफ से सूची जारी हुई है। तो ये तो अभी फर्स्ट एस्टिमेट्स आ रहे हैं, इसमें और बदलाव भी हो सकते हैं। बट काफ़ी एक्शन होगा आपको मिड और स्मॉल कैप एक्टिविटी पर भी आपको रखनी नज़र। कई सारे स्टॉक्स हैं जो लार्ज कैप श्रेणी में भी आपको अपग्रेड होते हुए दिख सकते हैं। जिस तरह से फिलहाल हमने मिड कैप्स की रैली देखी है, तो उसका इम्पैक्ट भी आपकी स्क्रीन पर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नुपुर ये डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो इंटरेस्टिंग एक्शन आने वाला है कुछ समय के लिए। इंटरेस्टिंग एक्शन PSU बैंक्स में आ रहा है। PNB और कैनरा बैंक की मैंने बात करी, बैंक ऑफ बड़ौदा इसको भी मत भूलिएगा, ये भी आपको स्पाइक दिखाते हुए दिख रहा है। 2% ऊपर बैंक ऑफ बड़ौदा भी अभी अभी आया है। तो सारे PSU बैंकिंग स्टॉक्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर। बट एक मिड कैप IT स्टॉक्स है जहां पर अच्छा मूव आ रहा है। बिरला सॉफ्ट 500 के लेवल्स आ रहे हैं बिरला सॉफ्ट पर। आज भी 2.5% ऊपर आपको ये काउंटर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो इस पर आई थिंक सुबह भी थोड़ा नजर गई थी, अब फिर से बिरला सॉफ्ट आपके रेडार पर आ रहा है। सुमित जी जरा देखें सर, बिरला सॉफ्ट क्या चल रहा है स्टार्ट में? दीपांशु, बी सॉफ्ट के अंदर तो लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चले। ये स्टॉक के अंदर पिछले कुछ दिनों की गिरावट के बाद वापस से ऊपर का मूव रिज्यूम हो रहा है, जिसमें लास्ट 2 दिनों के हाई ब्रेक हुए हैं। स्टॉक मेरे को लग रहा है कि यहाँ से और ऊपर का मूव दिखाएगा। 500 का लेवल क्रॉस करने के बाद 515 तक का मूव पुल बैक और बाउंस बैक के तौर पे बिरला सॉफ्ट के अंदर देखने को मिल सकता है। पोजीशंस होल्ड करें, कोई भी छोटा मोटा डिप आता है तो खरीदारी करें। 480 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। 500 के ऊपर 515 से 520 तक का मूव बी सॉफ्ट में देखने को मिल सकता है। तो ये आपके लिए बी सॉफ्ट, बिरला सॉफ्ट एक्टिव हो रहा है काउंटर, रखिएगा इस पर नजर। मूव आ रही है। डेल्टा कॉप आज थोड़ा कमजोर हो रहा है, 4% का कट आपको डेल्टा में इस समय होते हुए दिखेगा। अच्छी मूव अच्छी गिरावट के बाद थोड़ा संभला था, फ्राइडे को गिरावट के बाद संभल कर आया था, बट आज सुबह आप देख रहे हैं इस पर रिलेटिवली स्टेबल था मॉर्निंग में, उसके बाद थ्रू द डे वीकनेस बनती हुई दिखी है। कुणाल जी जरा देखें, डेल्टा कॉप 140 के नीचे अब फिसला है, अगले लेवल्स कहाँ आते हैं सपोर्ट के लिए सर? देखिए खस्ता हाल चार्ट है दीपांशु, एक बड़ा गैप डाउन हुआ इस स्टॉक में, और ये जो गैप है इसको हम रनवे गैप कहते हैं, तो जिसमें एक ट्रेंड के मिडिल में ये गैप बनता है। तो जिस तरह का यहाँ चार्ट स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है कि डेल्टा में आपको और नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे। अभी 137 रुपये का भाव है, मुझे जो सपोर्ट नज़र आता है वो 125, 123 इन स्तरों के आसपास बड़ा सपोर्ट अब इस स्टॉक को देखने को मिलेगा। तो यहाँ से भी और लुढ़कने की संभावना है। तो मौजूदा स्तरों पर बिल्कुल खरीदारी की राय नहीं है, बॉटम फिशिंग का प्रयास ना करें, स्टॉक और वक्त लेगा सेटल होने। ओके, तो ये है आपके लिए डेल्टा कॉप, और
शुक्रवार को तो ऐसा लगा कि कुछ गर्मी खा रहा है, 145 तक पहुंचा भी था। आज तो एकदम स्लाइड बन गई, फिसल पट्टी, बिल्कुल धीमे 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 फिसलता हुआ 4% नीचे डे लो पर आता हुआ दिखा रहा है। ये लोस तो अब दीप वो हो गए हैं जो मेरे ख्याल से जिस दिन खबर आई थी ना, लगभग उन लोस के आसपास आ चुका है, लगभग उन लोस को तोड़ने का डर अब बनता हुआ दिख रहा है। तो ये है आपके लिए डेल्टा कॉपर कट थोड़ा सा बड़ा आता हुआ दिखेगा आपको इस वक्त। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए डेल्टा कॉप जिस पर राय है। एक बार चोपड़ा साहब से भी राय ली जाए। चोपड़ा साहब, वैसे तो ऑफ कोर्स परेशानी वाली बात है, बट इन्हें नहीं, अक्रॉस द बोर्ड गेमिंग इंडस्ट्रीज को टैक्स नोटिस गए। आज हमारी भी खबर थी, शो कॉज नोटिस ड्रीम 11 को भी भेजे गए हैं 28,000 करोड़ तक के। और आज से इनफैक्ट वीकेंड से हमने देखा जो नए जीएसटी दरें थे 28% की, वो भी इस स्पेस के लिए लागू हो गई हैं। जरा राय दें सर, इतनी बड़ी गिरावट के बाद अब क्या आगे का आउटलुक दिखता है इनके लिए? देखिए, थोड़ा सा मैंने आई थिंक पिछले वीक भी बोला था कि कंपनियों को इस तरीके का झटका देके और बिल्कुल उनकी मार्केट कैप से ज़्यादा कई लोगों को टैक्स नोटिस पहुँचे हैं, तो वो कहाँ से चुका देंगे। अगर वो चुकाने लगे तो कंपनी की हस्ती ख़त्म हो जाएगी, पूरा का पूरा बिजनेस और बिजनेस मॉडल ख़त्म हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि सरकार को कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए, कंपनीज के साथ बैठना चाहिए, और अगर इनको टैक्स करना भी है और टैक्स वसूलना भी है तो इनके लिए एक मोरेटोरियम होना चाहिए 10 सालों का, जिसमें वो धीरे धीरे करके टैक्स भी पे कर दें, सरकार का भी काम हो, और यही कंपनियां भी चलती रहें। अल्टीमेटली बिजनेस तो कर ही रही हैं, कुछ ना कुछ जो सरकारी बैलेंस शीट है उसको ऐड कर ही रही है, चाहे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कह लीजिए या इसको गेमिंग इंडस्ट्री कह लीजिए या बेटिंग इंडस्ट्री कह लीजिए। तो ये दुनिया में ऐसा तो है नहीं कि पहली बार डेल्टा कॉप जैसी कंपनी को लिस्ट हुई है। तो बहुत सारी कंट्रीज में ऐसी बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड हैं। बेटिंग बहुत बड़ा व्यापार है वर्ल्ड ओवर, और ये लीगलाइज्ड है, और भारत सरकार ने इसका अप्रूवल भी दिया है। तो सडनली ये जो झटके हैं टैक्स अथॉरिटीज़ के, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है, और कुछ इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनीज इसमें जो इन्वॉल्व हैं वो बहुत बुरी तरीके से या तो ख़त्म हो जाएंगी या परेशान हो जाएंगी या उनका चलना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप सडनली जैसे सिगरेट्स पे एक्साइज ले आएँ, और एक्साइज इतना बड़ा ले आएँ कि मान लीजिए आईटीसी जैसी कंपनी को दिक्कत हो जाए, या लिकर पे ऊपर ऐसा कुछ कर लें, तो सरकार का भी नुकसान होता है इसमें। और रेट्रोस्पेक्टिवली अगर आप टैक्स नोटिस भेजेंगे इन कंपनीज को कि इतना टैक्स आपका बकाया है, तो जाहिर बात है पूरी मैनेजमेंट को दिक्कत पहुंचेगी, ऑपरेशनली दिक्कत पहुंचेगी। तो मेरा ये मानना है कि ये अभी फिलहाल इन्वेस्टर्स को तो बिल्कुल दूर रहें, ये एक सलाह है। जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं वो थोड़ा और इंतज़ार करें। हो सकता है कि इसके ऊपर कोई रेजोल्यूशन हो और इस पर अपील की जाए, और हो सकता है कंपनियां अपील करें भी टैक्स अथॉरिटीज़ को। मगर ये ओवरऑल जो प्रक्रिया है इस तरीके से टैक्स वसूलने की, ये थोड़ी गड़बड़ है, और मुझे लगता है कि इंडस्ट्री को ब्रीदिंग स्पेस देना चाहिए। एक बहुत बुरे दौर से, कोविड से निकले, फिर उसके बाद वॉर हुआ, वॉर के बाद भी बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ाई, इन्फ्लेशन के समस्याओं से अभी पूरा दुनिया परेशान हो रहा है। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स खास करके परेशान ऑलरेडी जो लेके बैठे हैं उनके लिए तो दिक्कत वाली बात है ही। मैंने भी गोवा में देखा कि काफ़ी दुनिया जाती है, डेल्टन जो इनका वहाँ पे कैसीनो है, तो अपनी मर्जी से लोग जाते हैं और अपने मर्जी से वहाँ पे जो भी करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि इस तरह से कंपनीज को परेशान नहीं करना चाहिए, कोई रेजोल्यूशन प्लान होना चाहिए। तो ओवरऑल तो इस इंडस्ट्री पे मेरा ये व्यू है, मगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल बॉटम फिशिंग ना करें। अभी हमें नहीं पता, जब तक रेजोल्यूशन नहीं होता, क्लैरिटी नहीं आती, तो फ्रेश पोजीशन लेने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। बट ओवरऑल इस चैनल के वसीले से अनिल जी, आप भी ये आवाज़ उठा सकते हैं कि कंपनीज को थोड़ा ब्रीदर देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको टैक्स भी वसूलना है तो ब्रीदर दे के वसूलना चाहिए, इस तरीके से नहीं। सही भी कह रहे हैं आप चोपड़ा साहब की, टैक्स वसूलने का भी एक तरीका होना चाहिए। अनाप शनाप अगर आप टैक्स नोटिस थमाएंगे, जो आपको खुद को पता है कि वो भरने देने की औकात नहीं है, तो फिर क्या होगा। और इसीलिए हम जिस दिन ये मैटर आया तब मैं और दीप यही बात कर रहे थे कि तरीका दोनों का ही गलत है। एक तरफ जहाँ जिस तरह से नोटिसेज आ रहे हैं वो भी 2017 के बाद से आ रहे हैं, तो इतने साल क्या कर रहे थे, और दूसरी और कंपनियों को भी जब तक क्लैरिटी नहीं थी तो क्यों टैक्स नहीं ले रहे थे। दोनों की तरफ से कम्युनिकेशन गैप है और गलती है। अब दोनों में से फिर एक की किसकी भारी पड़ेगी, वो तो फिर रेगुलेटर की होती है। इस चक्कर बात उन्हीं की रहती है, इसलिए अब कंपनियां सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन आए जहां पर नोटिस आपकी आय से 10-10 गुना पेनल्टी के साथ आता हुआ दिखे, टैक्स इतना है, जो कि आपको भी पता है इसमें नुकसान तो दोनों का ही है। कंपनी तो डूबनी है और
कलेक्शन भी टैक्स का होना नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसी सिचुएशन आने से पहले ऐसा रास्ता निकाला जाए जो चोपड़ा साहब कह रहे हैं, जो बीच का हो, तभी ये काम बन पाएगा। आइए इस बीच दिल्ली में आए भूकंप की ताज़ा तस्वीरें आने लगी है हमारे सामने। हम आपके सामने कुछ तस्वीरें रखना चाहते हैं जिससे आपको आइडिया लगे किस तरह का। ये देखिए भूकंप की कुछ तस्वीरें आपके सामने इस वक्त आप देख सकते हैं। ऑफिस के बाहर लोग निकलते हुए, ऑफिस में ये देखो पंखा वगैरह हिलता हुआ आपको नज़र आ रहा है। हमारे ऑफिस में भी, ये ऑफिस में हमारे ऑफिस के इक्विपमेंट हिलते हुए दिखे हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं। ये ऊपर देखिए पंखे जिस तरह से, ये देखिए ये हमारे ऑफिस के, दिल्ली के ऑफिस के बाहर की ही एक तस्वीर है जहाँ पर सबको खाली करवाया गया है, ऑफिस से सबको बाहर निकलवाया गया है। और ऑफिस अपने बाहर निकलकर हिमांशु गुप्ता जी भी गए थे, घूम फिर के वापस आ गए हैं। हाँ बिल्कुल आ गए। हिमांशु जी, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? तो मतलब अनिल जी एक्सपीरियंस क्या, बस थोड़ा पैनिक में फटाफट स्टेयर्स को यूज करके नीचे उतरे, 7th फ्लोर पर बैठते हैं अनिल जी। नहीं ऐसे टाइम पैनिक कर ही लेना चाहिए, कर ही लेना चाहिए, बिल्कुल गलत नहीं है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 15 मिनट आप आराम से, एक तसल्ली तो होगी ना, एक बार कर लेना चाहिए। आपने जो किया वो एकदम सही किया, गलत नहीं। तो क्या क्या कैसा महसूस हुआ जरा बताइए। अनिल जी महसूस ये हुआ कि लोग थोड़ा लाइटली लेते हैं, सीढ़ियों से उतर रहे थे लेकिन बस फॉर्मेलिटी के लिए उतर रहे थे, धीरे धीरे वॉक करते करते लेते हुए नीचे। जैसा कि आपने अपने ऑफिस के बाहर की फोटोग्राफ दिखाई, यहाँ पर भी कनॉट प्लेस में हमारा ऑफिस है जी, तो यहाँ पर भी पूरा कंपाउंड सब लोग नीचे उतर के आ चुके थे। मुझे अनफॉर्चुनेटली 7 मंजिल दोबारा ऊपर चढ़ के आना पड़ा क्योंकि लिफ्ट का भी यूज करना मैंने सही नहीं समझा, तो वो थोड़ा सा एक भारी काम पड़ गया जी। कि आपकी कैलोरीज जो बर्न हुई है आगे काम आएगी, चिंता न करें। मतलब एक आज तो डबल कैलोरी बर्न हुई, एक तो स्ट्रेस से हुई होगी, exactly. और दूसरी ऊपर नीचे होने से डबल कैलोरी बर्न हुई है। अफसोस कि चोपड़ा साहब वो आनंद नहीं ले पाए ग्राउंड फ्लोर पे ना। हाँ, तो ग्राउंड फ्लोर पे चोपड़ा साहब तो वो मजा नहीं ले पाए कि 7 माला चढ़ने उतरने का मजा आता है। और कुणाल जी तो कुर्सी पे आके बैठते ही बहुत बड़ी मुश्किल से हैं। अरे एक बार बैठ जाए तो जल्दी से हिलते नहीं है। और जो आदमी नेता बनने वाला हो उसको हमेशा डर ही रहता है कि मैं उठा तो कोई और बैठ जाएगा, कुर्सी तो नहीं जाएगी। तो बाकी हिमांशु जी जरूर घूम फिर के आए। तो कुणाल जी कभी कभी ऐसे मौके पे छोड़ दिया करें कुर्सी, कहीं नहीं जाने वाली है, दूसरा भी कोई नहीं बैठेगा, चिंता न करें बिल्कुल। अनिल जी मैं तो बेसमेंट में बैठा हूँ अनिल जी, और बेसमेंट में अनिल जी मुझे लगता है कि ज्यादा पता लगता है भूकंप का। ये अच्छा। पहला अनुभव है अनिल जी जब भूकंप आया हो और मैं बेसमेंट में हूँ, तो मुझे लगता है कि यहाँ ज्यादा महसूस होता है। अनिल जी कभी आपको भी ऐसा अनुभव हुआ हो तो आप इसको कर सकते हैं। मुंबई इस मामले में थोड़ी सेफ है एक्चुअली, यहाँ पर भूकंप के झटके जनरली मुझे तो याद नहीं आता कि कभी हमने मेरी जो गुजरात वाला था 2001 का, उसमें उसका हल्का सा यहाँ पर असर जो आया था, बट अदरवाइज मुंबई में थोड़ा कंपैरेटिवली उस हिसाब से दिल्ली वालों की थोड़ी आदत है झटके देने की भी और झटके सहन करने की भी। दोनों आदत है। ये चोपड़ा साहब। सर जर्रा नवाजी के लिए शुक्रिया। बिल्कुल, सारे झटके देश भर को जो लगते हैं वो दिल्ली से ही लगते हैं, ये बात तो पक्की है। आइए बढ़ते आगे और वागले साहब के लिए बिगुल वागले का वर्णन। जी वागले साहब फरमाए सर। जी स्टेट बैंक में बीटीएसटी करके जाना है, 604 रुपये 50 पैसे का करंट भाव है। पीएनबी चला, कैन बैंक चला, स्टेट बैंक में अभी मोमेंटम आने की शुरुआत हुई है, 600 के पार ये निकला है, तो मुझे लगता है ये 612 615 आपको कल के दिन में दे सकता है। ये बीटीएसटी है, कॉल सिर्फ आज और कल के लिए ही है। अगर आज मूव आई तो आज ले लो, नहीं तो कल सुबह तक 612 से 615 तक का आपका टारगेट होना चाहिए। स्टॉप लॉस 597 597 का स्टॉप लॉस, 612 615 टारगेट। खरीदे एसबीआई आज और कल के लिए। आइए सुमित जी की तरफ से तैयार है एक्सपायरी का ऑप्शन। अब कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, परसों है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। अब आज कल एक्सपायरी का ऑप्शन कौन सा वाला आएगा? आज फिर निफ्टी। सुमित जी कौन सा वाला दे रहे हैं आप? एक मिनट बिगुल। जी सुमित जी बताएं सर। जी आपने सही कहा कि अब रोज ही एक्सपायरी का ऑप्शन बन सकता है, चाहे वो इंट्राडे के लिए बने या नेक्स्ट डे के लिए बने।
तो अभी मैं जो एक्सपायरी का ऑप्शन लेके आया हूँ वो कल के लिए आया है, बैंक निफ्टी का है। बैंक निफ्टी के अंदर अभी दबाव बना हुआ है और प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में दबाव है, चाहे फिर वो HDFC बैंक हो, ICICI बैंक हो या और भी दूसरे बैंकिंग स्टॉक हो, कोटक बैंक हो, कोई भी बैंक हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी अभी यहाँ से और दबाव दिखा सकता है। तो बैंक निफ्टी में 44,400 वाला पुट 125-130 के पास चल रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। बैंक निफ्टी का 44,400 का पुट जो कि कल की एक्सपायरी का है वो भी यहाँ पे खरीदारी करें। बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ से दबाव और देखने को मिल सकता है। स्ट्रक्चर फिलहाल थोड़ा वीक ही बना हुआ है, नीचे के अंदर 200 से 300 पॉइंट का गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिलना चाहिए। इसके लिए 44,400 का पुट यहाँ पे खरीदारी करें, 125 के आसपास ट्रेड हो रहा है या 25 रुपये का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है 225 का पहला, 325 का दूसरा। तो 44,400 का पुट खरीदारी करें 25 रुपये के स्टॉप लॉस से 225, 325 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है राय आपके लिए सुमित जी की तरफ से। एक्सपायरी का ऑप्शन बैंक निफ्टी की कल की एक्सपायरी का ऑप्शन पुट के तौर पर। और इस बीच जो हिमांशु जी लौट कर आए हैं, हिमांशु जी की बिल्डिंग हिली है, टेबल कुर्सी हिली है, खुद भी हिले हैं, लेकिन चार्ट्स बिल्कुल भी नहीं, चार्ट्स नहीं हिले। हाँ, और इस बात का सबूत है हिमांशु जी के लिए बिल्कुल हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी बताएं सर, किस स्टॉक के चार्ट से मजबूत? अनिल जी, PSU बैंक्स के चार्ट है मजबूत और जाने से पहले रडार पर कुछ बैंक्स आए थे तो मुझे लगता है डेफिनेटली कवर हुए होंगे। अभी वागले साहब ने SBI बाय किया, बाय की रिकमेंडेशन दी, तो मुझे लगता है इस पूरे PSU स्पेस में, F&O स्पेस में जो PSU बैंक्स हैं इनमें सबसे स्ट्रांग जो किसी का परफॉर्मेंस रहा है वो कैनरा बैंक का रहा है। और वहीं पर मुझे लगता है आज भी एक फ्रेश ब्रेकआउट है टुवर्ड्स द क्लोज, यहाँ पर BTST ट्रेड कैरी करके चलने की सलाह रहेगी। 380, 381 इसके नीचे के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लगता है कैनरा बैंक में 390, 395 रुपए तक के टारगेट्स कल तक देखने को मिल सकते हैं। तो कैनरा बैंक में BTST ट्रेड कैरी करके चलने की सलाह। सारे PSU बैंक्स पर रखिए नजर, एक एक करके सब में आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। कैनरा बैंक, ये है हिमांशु जी की राय, BTST करके चलिए। अभी वागले साहब SBI की बात कर रहे थे, बट उसके सामने बैंक निफ्टी का पुट खरीदवा रहे हैं आपको हिमांशु जी। पर आइए 3:20 हो चुके हैं, लेते हैं अनिल जी की आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। सर, अमेरिकी फ्यूचर्स मिले जुले हैं, बट एसेंशियली आप सपाट कह सकते हैं। डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स पे कुछ ज़्यादा आपको बड़ा एक्शन नहीं बनते हुए दिख रहा है। S&P फ्यूचर्स भी हल्का फ्लैट ही है। हमारे बाजार तो आपने देख ही लिया है, 100 पॉइंट नीचे निफ्टी सुबह से ही बना हुआ है, 250 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी पे। हालांकि PSU बैंक्स अभी थोड़ा रिवाइवल आपको दिखा रहे हैं। और इसके अलावा कच्चा तेल आज वैसे तो नरमी बनी हुई है, रुपया 16 पैसे कमज़ोर है, जो ओपनिंग लोज थे उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। बताएं सर, क्या करके जाएं? देखिए, वैसे तो डाउ फ्यूचर्स से और नैस्डैक फ्यूचर्स से कोई अंदाज़ा तो लगता नहीं कि आज अमेरिका में किस तरह का ट्रेड होगा। आजकल तो फ्यूचर्स जो दिखाते हैं कोई ज़रूरी वैसा है भी नहीं कि वैसा ही ट्रेड हो, कुछ भी अनाप शनाप ट्रेड होता है आजकल अमेरिका में। तो फ्यूचर्स तो सही तस्वीर दिखाते नहीं, तो उनके चक्कर में तो पड़ना नहीं है। निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 19,500 के ऊपर बंद हो रहा तो उतना बुरा नहीं है तो सही बुरा, 125 पॉइंट 110 पॉइंट नीचे है, लेकिन 19,500 के नीचे बंद होता और ज़्यादा ख़राब होता। तो लॉन्ग पोजीशन के लिए 19,400 का पुट खरीद कर आप हेज कर सकते हैं। शॉर्ट पोजीशन के लिए 19,650 का या 19,700 का कॉल ऑप्शन आपका होना चाहिए। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 44,500 के नीचे की क्लोजिंग हो रही है। 19 ट्रेडिंग सेशन के बाद फिर से थोड़ा सा नेगेटिव तो है, शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिव होता दिख रहा है 19,500 के नीचे बंद होना, क्योंकि अब अगला जो बड़ा लेवल होगा बैंक निफ्टी के लिए क्लोजिंग बेसिस पे वो 44,000 का होगा, जो यहाँ से 400 पॉइंट नीचे होगा। तो एकदम अगर आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म अगर डिसिप्लिन के तौर पर रखना चाहें तो या तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशन थोड़ी सी बैंक निफ्टी की कम करें कल वीकली एक्सपायरी पे, और अगर कम ना करें तो फिर पक्का पुट ऑप्शन आपको खरीद के जाना चाहिए। वो 44,200 का पुट ऑप्शन 100% आपके पास होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं। शॉर्ट साइड पे हैं तो कोई ऐसी खास दिक्कत की बात नहीं, फिर भी चाहें तो 44,600 या 44,800 का कॉल ऑप्शन आप खरीद सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है। तो बैंक निफ्टी की कमज़ोरी है, निफ्टी में नहीं। फ्रेश पोजीशन बनाने के राय कल के लिए। जिस तरह से PSU बैंक सारे एक्शन में आ रहे हैं, वेटेज नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है। PSU बैंक में ले देखिए किसका है आपके लिए, SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा हार्डली है ना, दो, ये बाकी 10 तो आपके सरकारी प्राइवेट बैंक हो गए। तो इसलिए सरकारी बैंक बढ़ भी जाए न तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, न बैंक ऑफ इंडिया, न IOB टाइप जो वजन डालते हैं बैंक निफ्टी में, तो इसलिए बैंक निफ्टी तो प्राइवेट बैंक्स पर ही बढ़ता है। और उसमें भी अगर 2 बैंक डिसाइड कर ले, HDFC बैंक और ICICI बैंक के हमें नहीं बढ़ना, तो हिला के देख लो आप, कर लो जो करना है। एक्सिस लगा रहा है जोर, इंडस लगा रहा है जोर, लेकिन नहीं हिलता है, नहीं हिलता, क्योंकि जब तक HDFC और ICICI बैंक नहीं बढ़ेगा तब तक बढ़े तो बढ़े कैसे। दोनों 1-1% कमज़ोर है, तो इसका घटना तो वहीं से आ रहा है। बिल्कुल सही बात है सर।
ओके, ये है आपके लिए बैंक्स का हाल इस समय और क्या कुछ एक्शन हो रहा है। M&M फाइनेंस का अभी अपडेट आया था जब एनर्जी स्ट्रैटेजी भी देते हैं, 11% डिसबर्समेंट्स में ग्रोथ दिखाई, लोन ग्रोथ 11% की इनकी रही है। थोड़ा एसेट क्वालिटी में माइनर आपको थोड़ा एसेट क्वालिटी माइनर तरीके से खराब भी आपको होती दिखी है। सितंबर के डेटा है, ना कि पिछली तिमाही का, सितंबर महीने का डेटा है। 11% की डिसबर्समेंट ग्रोथ आपको आती हुई दिखी है। वागले साहब, कोई राय सर M&M फाइनेंस के चार्ट पर? इस डेटा के बाद थोड़ा सा स्टॉक ने रिएक्ट किया था, बट एसेंशियली फ्लैट है इस समय। दीपांशु, आपने सही कहा, फ्लैट ही है। 308 310 के पार निकलते ही मोमेंटम आना चाहिए। वीक नहीं है, फ्लैट है लेकिन वीक नहीं है। मेरा मानना है अभी करंटली 301 300 के आसपास है। 296 ब्रेक नहीं होगा, ऑन द अपसाइड 305 306 ब्रेक नहीं होगा, उसके पार निकलेगा तो 320 तक जा सकता है। यह आपके लिए M&M फाइनेंस, इस पर रखनी नजर। आइए बैन से बेनिफिट लेते हैं अपडेट आशीष के साथ। आशीष, बताएं क्या होने वाला है इस बार? दीपांशु, सीरीज की मैच शुरुआत है तो एक ही स्टॉक है जिसके अंदर दम है कि शुरुआत में बैन से आ जाए, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस। बिल्कुल सर, मैं तो अंदाज से बोला था। आपने सीरीज की शुरुआत जैसे बोला, मैंने कहा यही हो सकता है। फिर सर ये FNO में है ही क्यों, अगर इसको बैन में आने जाने में ही रहना तो बैन के लिए। और अभी जस्ट चेक करके आऊँ कि टॉप 13 क्लाइंट्स कुल मिलाकर 53% मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट होल्ड करते हैं इनकी। ओके, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस 13 लोगों में आधा तो काम हो गया। ओके, तो इसके लिए अगर आप देखें तो फिलहाल है 98.15%, 95% के आंकड़े को क्रॉस कर दिया। तो इसी सीरीज का पहले भी यही था, इस सीरीज में भी पहला स्टॉक होगा जो बैन में आएगा। इंडियाबुल्स 98% है, चांस पूरे हैं, 95 के ऊपर आ जाता है तो आशीष जी अमूल को लेकर बैन में आएंगे और उसके बाद हर रोज फिर अपडेट देने भी आएंगे। एक बार बैन में आ गया तो फिर आशीष का काम चालू हो जाता है ना। बाकी और कोई आसपास भी नहीं? कोई भी स्टॉक नहीं है सर। सबसे नेक्स्ट नंबर पे भी MCX आता है, यहाँ पर 89.35% है, तो दूर है, अभी तो थोड़ा समय ही है स्टॉक को बैन में आने के लिए, देखना पड़ेगा। लेकिन बाकी सिर्फ इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस ही है फिलहाल। ओके, चलिए इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस ये तो बैन का फेवरेट भी रहता है। इस बार पहले दिन नहीं, बट शायद सीरीज के दूसरे दिन आपको बैन में आते हुए दिख सकता है। रखेंगे इस पर नजर। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। और पहला दिन सीरीज का काफी इवेंटफुल रहा। दूसरे दिन आपने देखा है लगभग पहले दिन की मोस्ट ऑफ द गेम्स आपने गिव अप कर दिए हैं, बट बढ़िया इंपैक्ट आपके लिए मिड और स्मॉल कैप स्पेस पर रहा है। वहां पर कोई परेशानी की बात नहीं है। 0.5% ऊपर आपका स्मॉल कैप इंडेक्स बंद हो रहा है, हल्की बढ़त के साथ मिड कैप भी बंद हो रहा है। बट निफ्टी की बात करें तो सिर्फ 10 स्टॉक्स हैं जहां पर खरीदारी रही। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व में अच्छा एक्शन रहा, L&T अच्छा रहा, टाइटन में आपने खरीदारी देखी। बैंक्स की तरफ से SBI, एक्सिस, इंडसइंड ने कमान संभाला है। जहां तक लार्ज कैप नेम्स की बात है, HCL टेक और एशियन पेंट्स यहां पर भी हल्की खरीदारी रही। बट गिरावट ONGC टॉप लूजर, कच्चे तेल के दाम और विंडफॉल गेन टैक्स बढ़ने से स्टॉक का इंपैक्ट 4% का कट। आइशर मोटर्स, हालांकि इनके नंबर्स ठीक थे, बट ओवरऑल ऑटो बिक्री का आंकड़ों का दबाव आइशर और मारुति दोनों पर आपको दिखा है। डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा ये भी फिसले हैं, साथ ही NTPC यहां पर आपने वीकनेस देखी है। ICICI और HDFC बैंक दोनों ही आपके लिए कमजोर थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी आपने वीकनेस देखी और ITC भी फिसला था। इसलिए आप देख रहे हैं निफ्टी करीब 110 अंक नीचे बंद हो रहा है। वायदा कारोबार की तरफ आइए। डेल्टा कॉप 4% नीचे पिछले हफ्ते की बड़ी गिरावट के बाद संभला था, आज फिर से गिर रहा है। MCX पर आपको लगातार दूसरे दिन प्रेशर दिख रहा है। वीकनेस आपके लिए आ रही है सीमेंस पर, टोरेंट फार्मा कमजोर है, सेल, साथ ही एस्कॉर्ट्स कुबोटा, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, मैक्स फाइनेंशियल, बॉश, बलरामपुर चीनी, UPL, ये सारे स्टॉक्स आपको गिरावट के साथ ट्रेड करते दिखेंगे। टाटा कॉम में भी प्रेशर है, साथ ही हीरो मोटोकॉर्प में आपने गिरावट देखी है। बर्जर पेंट्स, PI इंडस्ट्रीज, दालमिया भारत, अतुल लिमिटेड, IOC, ये भी कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर आपको गिरावट दिखेगी। स्टार आज का है MGL, महानगर गैस, 8% की बड़ी तेजी। प्राइस में इन्होंने चेंजेस भी किए हैं, सरकार की तरफ से नए नेचुरल गैस प्राइसेस भी आए हैं। वेदांता में आपने मूव देखी है 4% ऊपर डीमर्जर के प्लान पर। PNB में खरीदारी रही, IRCTC 700 के ऊपर गया है, साथ ही वोडाफोन आइडिया, बिरला सॉफ्ट, फेडरल बैंक, चोला इन्वेस्टमेंट, कैनरा बैंक, REC, मैरिको, जुबलेंट फूड, इंटरग्लोब एविएशन, अंबुजा सीमेंट और सन टीवी, ये कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर आपको बढ़िया एक्शन दिखा है। नया डेब्यू भी हुआ था आज JSW इंफ्रा का, जरा एक बार उस पर भी नजर डाल देते हैं कि पहले दिन स्टॉक ने कैसे परफॉर्म किया है। अच्छी प्रीमियम पर लिस्ट हुई थी और उसके बाद 10% लिस्टिंग के बाद 10% के अपर सर्किट पर ये काउंटर आपको दिखते हुए दिखा, तो वहां पर भी बढ़िया एक्शन आपको आ रहा है। अच्छी लिस्टिंग कमजोर बाजार में JSW इंफ्रा की तरफ से हुई है।
कुछ और कैश स्टॉक्स पर रखिए नजर। मेट्रो ब्रांड्स 10% यहाँ पर मूव आपको आती हुई दिखी है। फिलिप्स कार्बन, पीसीबीएल यहाँ पर अच्छा एक्शन है। सी इन्फोसिस्टम्स 5% ऊपर था। एक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडियन बैंक, EIH, जोमैटो, पॉली मेडिक्योर, वरॉक इंजीनियरिंग, जिंदल स्टेनलेस, एनसीसी, ये कुछ और काउंटर्स हैं जहाँ पर खरीदारी रही। वीकनेस आपको आती हुई दिखी है IRB इंफ्रा में। स्ट्राइड्स फार्मा थोड़ा कमजोर था, साथ ही जेएम फाइनेंशियल, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, NLC इंडिया, लेटेंट व्यू, इंडो काउंट और सबसे यहाँ पर गिरावट देखिए। तो अनिल जी ऑल इन ऑल 0.5% के कट के साथ निफ्टी बैंक निफ्टी क्लोज हो रहे हैं, बट 0.5% ऊपर स्मॉल कैप इंडेक्स। बिल्कुल, तो छोटे बजोले शेयरों में तेजी का रुझान है बरकरार और कहीं कोई मंदी के संकेत है नहीं। आज भी अच्छी मजबूती के साथ बंद होते दिखे। देखिए BSE पर बढ़ने वाले शेयर 2050, घटने वाले 2000। इससे आइडिया लगेगा कि बढ़ने वाले शेयर आज भी ज़्यादा रहे BSE पर। हाँ, NSE पर जरूर थोड़े से बढ़ने वाले कम रहे, लेकिन इतना फर्क नहीं। 1050 मजबूत है, 1182 कमज़ोर है। तो जिस हिसाब से 0.5% आपका निफ्टी घटा है, 0.5%, आधा से 0.5%, करीबन 0.6%, 116 पॉइंट। बैंक निफ्टी 200 पॉइंट कट कर आया, उस हिसाब से उतनी खराब क्लोजिंग दी। फाइनल क्लोजिंग आपके लिए आती हुई यहाँ पर 19,528। ये है वो लेवल निफ्टी का जिस पर निफ्टी हुआ है बंद 110 अंकों के नुकसान के साथ, 109 अंकों के नुकसान के साथ। और बैंक निफ्टी बंद हुआ है 44,399, वाह एग्जैक्ट 44,400 पर, वेरी नाइस, 165 अंकों के नुकसान के साथ। और सेंसेक्स में रही समाप्ति 316 अंकों के नुकसान के साथ 65,500 के आसपास। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में रही मजबूती। ये आज की क्लोजिंग सेरेमनी। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन सिर्फ मुझे दीजिए, मेरे अलावा कुणाल जी को दीजिए, वागले साहब को दीजिए, हिमांशु गुप्ता साहब को दीजिए, सुमित जी को दीजिए। सुमित जी तो टेंशन में आ गए, सिर्फ अनिल जी इजाज़त ले रहे हैं, हमारा क्या होगा। और चोपड़ा साहब को भी इजाज़त दीजिए। और हिमांशु जी स्टे सेफ। और सुदीप शाह साहब का भी आप सबका इजाज़त लेते हुए धन्यवाद। और इजाज़त मैं और आप सिर्फ इसलिए ले रहे हैं और हम सब मिल के ले रहे हैं इजाज़त दीप से।